Hello everyone, good evening. I hope I am visible, audible, and the screen is also visible to all of you. Yes, ma'am. So today we are going to study common gynecological investigations and understanding interpretations, applications. And these I'll try to limit it as well as explore it as per the general practitioner's setting. And GP setting in हिसाब से I'll try to elaborate it. Okay. तो सबसे पहले द मोस्ट कॉमन थिंग हार्मोनल टेस्ट जो है जनरल प्रैक्टिस सेटिंग में किस तरीके से काम करते हैं। तो जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेने के लिए जब पेशेंट आते हैं तो मैक्सिमम क्या होता है, पेशेंट्स मैक्सिमम रिपोर्ट्स लेके आते हैं, राइट। रिपोर्ट्स आपके पास लेके आते हैं तो आपका मैक्सिमम प्रायोरिटी लेवल पे कौन सा काम रहेगा, इंटरप्रिटेशन का काम रहेगा। प्रायोरिटी लेवल पे आपका काम रहेगा इंटरप्रिटेशन, राइट। क्योंकि एडवाइस हम कम ही करेंगे। आयुर्वेदा के लिए मैक्सिमम पेशेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने जब आते हैं तो सारा चीजें करके ही आते हैं, तो ये मेजॉरिटी में ये सिनेरियो होता है। तो आपको इंटरप्रिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्मोनल लेवल कराना है, ऐसे कराना है तो थोड़ा एक्सपर्टीज तक ये लिमिटेड होता है, और कराना भी तो एक हाथ दो आप करा सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान में आ जाएगा जब हम इसके थ्रू जाएंगे। सो देयर आर मल्टीपल इंडिकेशंस फॉर हार्मोनल टेस्ट। जनरल प्रैक्टिस में अगर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप क्यों करेंगे, गायनिकोलॉजिकल हार्मोनल एसिड की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे हार्मोनल एसिड होते हैं। सो प्राइमरी अमेनोरिया में हम करेंगे, देन सेकेंडरी अमेनोरिया में वी गो फॉर हार्मोनल एसिड। ओलिगो अमेनोरिया जो ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस है, सेकेंडरी एंड ओलिगो अमेनोरिया एंड सेकेंडरी अमेनोरिया। देन कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए वी गो फॉर हार्मोनल टेस्ट लाइक एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक, पता ही होगा आपको एचसीजी। प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए भी डू इट। इन्वेस्टिगेटिंग फर्टिलिटी, जो भी इनफर्टिलिटी प्रोफाइल हम कराते हैं उसमें मैक्सिमम हार्मोन प्रोफाइल्स कराते हैं। देन जनरल प्रैक्टिशनर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट एंड डायग्नोस एवरी एंडोक्राइन डिसफंक्शन। तो आपको जब थोड़ा एंडोक्राइन लेवल हाई लगता है, थोड़ा डेप्थ में इवैल्यूएशन की जरूरत लगती है पेशेंट की, तो आप रेफर कर सकते हैं पेशेंट को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको चीजें लगती हैं। ओके, सो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू इंटरप्रेट द इन्वेस्टिगेशंस, और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हमें लिमिट करना है और कितनी सिविरिटी है पेशेंट की और कहाँ जरूरत है इन सब चीजों की। लाइन ऑफ मैनेजमेंट हमारी थोड़ी सी अलग होने के कारण वी डोंट नीड टू डू लाइक वो लेवल का हार्मोन ऐसे जिस लेवल का मॉडर्न ट्रीटमेंट देने के लिए करते हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट हार्मोन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है, बट इन आयुर्वेदा वी डोंट हैव लाइक दैट। बस एक अंदाजा आने के लिए यू नीड टू नो दिस थिंग्स। तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन प्रोफाइल करने के पहले, एडवाइस भी करने के पहले, you should choose right patient, right situation, and no clinical use in irrelevant conditions. जैसे clinical irrelevant conditions में आप कोई भी पेशेंट है हार्मोनल ऐसे FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन और आपके सारे एस्ट्रोजन और सब चीजें प्रोलैक्टिन करवाते बैठेंगे, तो मैक्सिमम पेशेंट में नॉर्मल में आएंगे तो उसका कोई क्लिनिकल रिलेवेंस नहीं है। तो जो पेशेंट को जरूरी आपको लग रहा है वही पेशेंट को करवाए। थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं और पेशेंट को पैनिकिंग भी उसमें हो जाता है थोड़ा सा। तो बेटर वे कि जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपको लग रहा है कि करना चाहिए, बस वही करिए और थोड़ा सा लिमिट करिए इस चीज में खुद को। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसे हमने देखा, फिर से एक बार देख लेते हैं। FSH और LH क्या है? बोथ आर पिट्यूटरी हार्मोन, दीज आर नोन एज गोनाडोट्रोपिन्स, रिक्वायर्ड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल। मेल में और फीमेल में दोनों में इनकी जरूरत होती है। देन रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स टू LH और FSH। हाउ डू दे रिलीज? स्टिमुलेशन बाय द हाइपोथैलेमस, नंबर 1, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा तब रिलीज होगा। सेकंड, पल्सेटाइल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो GnRH होता है, जो रिलीज करता है FSH और LH को, उसका पल्सेटाइल एक्टिविटी ही सिर्फ LH और FSH को रिलीज करता है। अगर वो पल्सेटाइल ना हो तो FSH और LH रिलीज नहीं होगा। तो फिर से इसको हम वाता से कोरिलेट कर सकते हैं कि इसकी पल्सेटाइल रिदमिक एक्टिविटी LH और FSH को सीक्रेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन नेगेटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, मेल फीमेल दोनों में अगर नेगेटिव फीडबैक जाता है कि अभी खत्म हो गया अभी भेजू, तो वो नेगेटिव फीडबैक से भी रिलीज होता है FSH एंड LH। तो ये तीन कंडीशंस में FSH और LH रिलीज करती है पिट्यूटरी। ओके, FSH और LH क्या करते हैं फीमेल में? ओवेरियन फॉलिकुलोजेनेसिस, जैसे हमने देखा फिजियोलॉजी मेंस्ट्रुएशन में कि फॉलिकुलोजेनेसिस में FSH और LH का क्या रोल है। स्टेरॉइडोआयोजेनेसिस, दैट इज स्टेरॉइड हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं। ये दो फीमेल में सीक्रेट करते हैं FSH और LH।
ओवेरी से। देन प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन, ये भी काम FSH करते हैं। एंड्रोजन से ही एस्ट्रोजन बनते हैं। बीच में एरोमेटाइजेशन नाम की प्रोसेस होती है जो एरोमेटेज नाम की एंजाइम करती है। तो एंड्रोजन से एस्ट्रोजन में कन्वर्जन भी इसमें FSH और LHS के हेल्प से और एरोमेटेज के हेल्प से होता है। तो एस्ट्रोजन इसी तरीके से बनते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फीमेल में लिटिल लेवल एंड्रोजन की जरूरत होती है। जैसे एस्ट्रोजन की जरूरत होती है वैसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंड्रोजन्स की भी जरूरत होती है। दैट्स व्हाई इम्बैलेंस में एंड्रोजन बढ़ जाते हैं ना, तो हाइपर एंड्रोजेनिक कंडीशन आ जाती है और फिर पेशेंट को PCOS जैसे या फिर बाकी अमेनोरिया जैसे कंप्लेंट्स आने लगते हैं। अगर एंड्रोजन्स होता ही नहीं फीमेल के शरीर में, सीरम में, तो फिर क्यों ये सब प्रॉब्लम्स होती है? वहां है इसलिए वो बढ़ रहा है, और वो है क्यों? क्योंकि उसका सर्टेन फंक्शन है यहाँ। ओके सो अगेन मेल में क्या करेगा? FSH एंड LH स्टिमुलेट करेगा। FSH क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। LH क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और ये नॉर्मल रेंज मैंने आपको दी है। मेल में टेस्टोस्टेरोन की क्या रेंज होती है आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अलग अलग रेफरेंसेस होते हैं आपके पास, जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आता है उसमें तो ऑलरेडी रेफरेंस रेंज होती है। और रेफरेंस रेंज हमेशा थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है क्योंकि जो एसेज यूज होते हैं बायोकेमिकल टेस्टिंग के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो दिस आर द नॉर्मल लेवल। फीमेल में आप देखेंगे तो FSH और LH का जो लेवल है आप चेक करेंगे तो थोड़ा मिड साइकिल पीक में अच्छा होता है एस्ट्रोजन का, FSH का लेवल। उसके बाद LH का भी सेम होता है। ठीक है, बाकी ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, फिर आपको ये अलग कहीं भी मिल जाएगा। थोड़ा बिग डील। ओके, एस्ट्राडियोल के बारे में बात करें तो फीमेल जो है, फीमेल में इट इज डोमिनेंट इन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे मैंने बताया फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन डोमिनेंट साइकिल होती है। देन कॉन्सेंट्रेशन वैरीज थ्रू आउट द साइकिल। एस्ट्रोजन ऑल द टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेजेंट होता है, बट जस्ट कॉन्सेंट्रेशन उसका कम ज्यादा होता रहता है ना। सेक्रेटरी फेज में भी एस्ट्रोजन की जरूरत होती है, हमने फिजियोलॉजी में देखा। रिलीज्ड इन साइमल्टेनियस टू फॉलिकुलर ग्रोथ। जैसे जैसे फॉलिकुलर ग्रोथ होते जाती है एस्ट्रोजन भी रिलीज होते जाता है। ओके, एंड हाईएस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के प्रायर पीक लेवल पे एस्ट्रोजन होता है। हमने डायग्राम भी देखे, ग्राफ पे देखा है। ओके, एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग जब हम सीरम एस्ट्राडियोल करते हैं तो E2 फॉर्म्स करते हैं। जो टाइप्स होते हैं एस्ट्रोजन के, उसमें से जो E2 का टाइप होता है, E2 जो टाइप होता है एस्ट्रोजन का, उसको हम टेस्ट करते हैं। जनरली सीरम एस्ट्राडियोल लेवल्स हम जब चेक करते हैं E2 फॉर्म्स चेक करते हैं। ओके, मेल में एस्ट्रोजन का क्या काम है? सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो एस्ट्रोजन जो है वो मेल में स्पर्म मैच्योरिटी के लिए एसेंशियल है। फिर कुछ पैथोलॉजीज भी होती है, जैसे प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म। प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म में क्या होता है? जो टेस्टिकुलर सिक्रीशन है एस्ट्राडियोल का, कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्राडियोल। तो एस्ट्राडियोल का जो लेवल है वो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्राडियोल में कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म। ओके, देन ओबेसिटी। हम इनफर्टिलिटी में देखते हैं कि ओबेसिटी के रिस्क फैक्टर जो है मेल में, ओबेसिटी एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है। तो ओबेसिटी में भी एलिवेटेड एस्ट्रोजन लेवल्स हो सकते हैं और इसलिए पेशेंट इनफर्टिलिटी का मेल एक कॉज हो सकता है। मेल फैक्टर जो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी में एग्जैक्टली क्या होता है? तो एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ा रह सकता है। Okay, then there is another condition called gynecomastia. gynecomastia आपको पता ही होगा कि ब्रेस्ट लेवल, जो ब्रेस्ट है वो थोड़े एनलार्ज होते हैं मेल्स में। उनमें भी जो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन का जो रेशियो है वो गड़बड़ होता है, जिसमें एस्ट्रोजन लेवल्स ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में gynecomastia पेशेंट सफर कर सकता है। तो ये मेल की हमने पैथोलॉजी, इसमें भी मैंने उसमें ऐसे डिपेंडेंट रेंज दिया है एस्ट्रोजन का। फिर से लिखा है ऐसे डिपेंडेंट, ऐसे के हिसाब से रेंजेस चेंज होती है। ओके, सो ये एस्ट्राडियोल के जो रेफरेंस रेंज है फीमेल में वो है, आप देख सकते हैं अर्ली फॉलिकुलर फेज में इट शुड बी लेस देन 300, देन ओव्यूलेटरी सर्ज इसका थोड़ा ज्यादा होता है 500 टू 3000। ल्यूटियल फेज में थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, ओव्यूलेटरी 100 टू 1400, राइट, मिनिमम 100 होता है। देन पोस्ट मेनोपॉजल में लेस देन 200। तो इस तरीके के इसके रेंजेस होते हैं। ये रेंजेस की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको रिपोर्ट्स में रेंजेस आ ही जाते हैं, राइट। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करें तो डोमिनेंट इन सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल, एज यू नो ऑलरेडी। प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन? जो यूट्रस है उसको गर्भाशय्या बनाता है, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है, ग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफी करता है, सिक्रीशंस करता है। सो इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स तो क्या होगा? प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाएगी।
फिर क्या रिलीज होगा, कौन सा हार्मोन, एचसीजी, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन जो है वो रिलीज होगा। एंड देन जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है वो तो सीक्रेट करता रहेगा, 12th वीक जैसे आ जाएगा प्रेगनेंसी का, खत्म हो जाएगा, प्लेसेंटा पूरी तरह से फॉर्म करके कॉर्पस ल्यूटियम को ओवरटेक कर देगा। यानी पहले 3 महीने जो है प्रेगनेंसी को कॉर्पस ल्यूटियम संभालता है प्रोजेस्टेरोन, और उसके बाद प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करके प्लेसेंटा उसको टेक ओवर करके संभाल लेता है प्रेगनेंसी को। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को हेल्प कौन करता है, सिग्नल्स कौन देता है, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, तो डिलीवरी जो है और मेनोपॉज जो है, ये जो दो कंडीशन है उसमें प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है। अब डिलीवरी क्यों होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो सडनली उसको 9 मंथ खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्शंस क्यों होने लग जाते हैं, तो इसके बहुत सारे थ्योरीज है, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो इसके बहुत सारे हाइपोथेसिस है। उसमें से एक हाइपोथेसिस ये भी है कि सडन फॉल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल हो गया तो पेशेंट को लेबर पेन शुरू होकर डिलीवरी हो जाती है। तो पोस्ट डिलीवरी कंडीशन में, मेनोपॉजल कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन लेवल्स कम रहते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो है वो एक मदर हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन सारी चीजें मेंटेन करता है, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो थ्रेटन एबॉर्शन जैसे कंडीशन रहते हैं उसमें सपोर्ट के लिए प्रोजेस्टेरोन देते हैं। जिनकी बैड डिलीवरी की हिस्ट्री है ऐसे पेशेंट में प्रोजेस्टेरोन, आर्टिफिशियल सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शंस में देते हैं, बिकॉज इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। ओके, ऑब्वियसली डिलीवरी में कम रहेगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल। ओके, एंड मेल में क्या होता है, प्रिकर्सर जो है वो प्रोजेस्टेरोन ही है, प्रोजेस्टेरोन से ही कन्वर्जन होता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन से ही बनता है। तो ये सारी चीजें प्रोजेस्टेरोन के बारे में। Now when to test progesterone, practically progesterone कब करना है, तो ब्लड लेवल में अगर हमें सीरम लेवल्स देखना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है, तो ये एक ही ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो हमें जनरल प्रैक्टिस सेटिंग में बेसिक लेवल पे फर्टिलिटी हमें बताएगा। फर्टिलिटी सजेस्ट करने वाला एक ही इन्वेस्टिगेशन है ब्लड लेवल पे। तो ओव्यूलेशन अगर डिटेक्ट करना है तो जो सिक्रेटरी फेज में 20 से लेके 23rd डे, 20th से लेके 23rd डे के बीच में यू नीड टू असेस द प्रोजेस्टेरोन लेवल्स। आइडियली 21st डे में करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल साइकिल अगर है 20 डेज की, तो उसमें आप 21वें दिन, 20वें, 23वें दिन, 22वें दिन, ये रेंज में आप प्रोजेस्टेरोन लेवल्स चेक कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ऐसा है 8वें दिन भी आप उसको चेक कर ले, तो 8वें दिन का टेस्ट जो रिजल्ट्स है और जो 21st डे के रिजल्ट्स है उसमें डिफरेंस होगा ना, बिल्कुल डिफरेंस होगा। अगर डिफरेंस होगा बहुत सारा, यानी प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे सिक्रेटरी फेज ओव्यूलेशन हो चुका है ना। प्रोजेस्टेरोन लेवल मेल में भी आपको दिखेगा, अगर रेफरेंस रेंज मेल्स में अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल करना है तो ये उसका रेंज है, इट शुड बी लेस देन 1 नैनोमोल पर लीटर। ओके, ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स है। अब देखिए इस तरीके के रिपोर्ट्स अगर आते हैं, जैसे ओव्यूलेशन, ये अगर रेंज है प्रोजेस्टेरोन की, तो ओव्यूलेशन की चांसेस, ओव्यूलेशन नहीं हुआ होगा शायद। अगर बीच वाली रेंज है तो ओव्यूलेशन के मॉडरेट चांसेस है, और ये अगर रेंज है पेशेंट की तो ओव्यूलेशन की चांसेस हाई है। इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है हार्मोन केसेस को। प्रोलैक्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, आपने देखा होगा मैक्सिमम इनफर्टिलिटी पेशेंट में सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स किए रहते हैं, फिर आप भी एडवाइस करते होंगे सीरम प्रोलैक्टिन लेवल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है इनफर्टिलिटी में। तो उस जिसमें प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़े तो इट इज नॉट गुड फॉर फर्टिलिटी ऑब्वियसली। So that condition is called as hyperprolactinemia, that is increased levels of prolactin. Okay, this is the most common endocrine disorder of the hypothalamo-pituitary axis. HPO का सबसे commonest ये disorder है, endocrine disorder. Then it causes infertility in both sexes. और सीरम प्रोलैक्टिन का एक मजेदार बात है कि दोनों को एडवाइस करना है, सीरम प्रोलैक्टिन मेल और फीमेल दोनों को भी एडवाइस आप कर सकते हैं अगर मेल में बेसिक स्विम एनालिसिस में कुछ इश्यूज है तो। Then in males and non-pregnant females, the secretion of prolactin from the pituitary gland is inhibited by the hypothalamic release of dopamine. Dopamine क्या करता है मेल्स में और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में, क्या करता है, प्रोलैक्टिन जो है उसका इनहिबिशन करता है, ठीक है। तो डोपामाइन उसको कंट्रोल, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली प्रोलैक्टिन लेवल में अगर आप डोपामाइन देते हैं तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन लेवल्स कम हो सकते हैं पेशेंट में। ओके, then causes of hyperprolactinemia, the prolactin number of causes are there, कुछ मेंशन किए हैं। सबसे पहले ट्यूमर्स और मासेस, पिट्यूटरी में अगर
ट्यूमर है या फिर मास है, तो कोई भी ग्रोथ जब होती है कहीं भी, तो वो एग्जिस्टिंग टिश्यू से ज्यादा होगा ऑब्वियसली क्वांटिटी, तो सिक्रीशन ज्यादा करेगा, तो हार्मोन भी ज्यादा सिक्रीट, तो प्रोलैक्टिन है पिट्यूटरी में है, तो प्रोलैक्टिन लेवल्स को बढ़ाएगा, जो सीटीबीटी से ही पता चलेगा। ठीक है, अगर बहुत नॉर्मल रेंजेस है तो हम जनरली ये भी कुछ हद तक करते हैं, सीटी स्कैन वगैरह एडवाइस करते हैं, एमआरआई एडवाइस करते हैं। देन ड्रग्स दैट ब्लॉक द डोपामाइन रिसेप्टर्स, डोपामाइन को काम करने से रोकने वाले, क्योंकि डोपामाइन तो प्रोलैक्टिन को कम करवाता है, तो ऐसे ड्रग जो डोपामाइन को रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, ऐसे ड्रग्स अगर पेशेंट ले रही है या ले रहा है तो प्रोलैक्टिन बड़ा मिल सकता है। जैसे हमने हिस्ट्री टेकिंग में देखा कि साइकोटिक एंटी साइकोटिक ड्रग्स वगैरह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट है, अगर लेते हैं तो हमें सीरम प्रोलैक्टिन लेवल करना चाहिए, दैट्स व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट। तो कौन से ड्रग्स है, साइकोट्रोपिक्स या फिर ओपिएट्स या फिर डोपामाइन अगोनिस्ट, ये सारे जो ड्रग्स हैं प्रोलैक्टिन लेवल्स उसमें हमें बढ़े हुए मिल सकते हैं। देन स्ट्रेस एंड इलनेस, अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है पेशेंट को, क्रॉनिक इलनेसेस है, कोई पुरानी व्याधियां है, ऐसे केसेस में भी प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़े मिल सकते हैं। एंड देन हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कॉमन कंडीशंस आजकल देखने मिलती है, so if patient comes with the disorders like thyroid disorder, especially hypothyroidism, you should always check the prolactin levels, उसके पास रिपोर्ट्स है तो वो देखिए, अदरवाइज आप उसको करने बोल दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में भी प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है। तो दिस इज अबाउट प्रोलैक्टिन। इसकी टेस्ट कब करनी है, चेंज होता रहता है, ये इसका काफी वेरिएशन होता रहता है ब्लड में। तो जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि सीरम लेवल्स आर लोवेस्ट 3 hours आफ्टर वेकिंग, उठने के बाद 3 घंटे तक लोवेस्ट सीरम लेवल रहता है, तो मॉर्निंग में करने की जरूरत नहीं, तो आप इसको आफ्टरनून में सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट। ओके, और ये उसकी नॉर्मल रेंजेस यहाँ पे मेंशन की है, ये भी ऐसे स्पेसिफिक है, चेंज हो सकती है जो भी ऐसे यूज किया, तो आपको रिपोर्ट में बाजू में उसके रेंजेस मिल जाएंगे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चार्ट है, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में हमें कौन से इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए। ठीक है, तो यू कैन जस्ट रीड इट आउट, यू कैन सेव इट विथ योरसेल्फ, है ना। जैसे प्राइमरी अमेनोरिया है तो उसमें एफएसएच करवा लीजिए, एलएच करवा लीजिए, एस्ट्रेडियोल प्रोलैक्टिन करवा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन करवा सकते हैं, एससीजी करवाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, और प्राइमरी अमेनोरिया में आपको थायराइड भी करवाना चाहिए, हाँ लिखा है टीएसएच एंड एफ फ्री थायराइड T4 फ्री T4। ठीक है, एंड कोई भी अमेनोरिया रहा, फर्स्ट एक्सक्लूड प्रेगनेंसी, वो टीनेज गर्ल भी रही, अगर प्राइमरी एमेनोरिया के साथ पेशेंट आती है तो ऑलवेज फर्स्ट एक्सक्लूड प्रेगनेंसी, ऑलवेज गो फॉर यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, इसकी आदत डालिए। अमेनोरिया की पेशेंट कोई भी एज में हो, आपको यूपीटी पहले करवा लेनी है। ठीक है, इसकी आदत डाल दीजिए हिस्ट्री लेके। देन सेकेंडरी अमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया है तो सारे इन्वेस्टिगेशन रिकमेंडेड है, बट प्रोलैक्टिन की ज्यादा जरूरत नहीं है और टेस्टोस्टेरोन की भी उसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ सकती, प्राइमरी एमेनोरिया में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देन मेनोपॉजल कंडीशंस में आपको बाकी के इन्वेस्टिगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एफएसएच और एलएच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चार्ट आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल चार्ट है। ओके, अच्छा ये भी पढ़ लेते हो, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स विद रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट आपके पास स्पेशली इनफर्टिलिटी की आती है और अगर उसके मेंसेस रेगुलर है, ये बहुत बड़ा पैरामीटर है कि हार्मोनल लेवल्स मैक्सिमम नॉर्मल होने का एक चांस है। फिर भी यू कैन गो फॉर एफएसएल, एस्ट्रेडियोल वगैरह आप देख सकते हैं, बट उसमें आप 21st डे का प्रोजेस्टेरॉन आप डाल दीजिए, अनओव्यूलेटेड साइकिल्स तो नहीं, वो चेक करेंगे प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स वगैरह चेक करेंगे। ओके, तो अभी हम सोनोग्राफी पे शिफ्ट हो गए। अभी हार्मोनल प्रोफाइल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया हार्मोनल एसे का, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो सोनोग्राफिकल पिक्चर है इसमें यू कैन सी इट इज ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोनोग्राफी, वन इज ट्रांस एब्डोमिनल एंड वन इज एनीवन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, second sonography type is ट्रांसवेजाइनल transvaginal, that is TVS. Okay, TVS and TVS. So ट्रांसएब्डोमिनल सोनोग्राफी में भी एक अपर एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन ऐसा एक हम उसका सब टाइप करते हैं। तो लोअर एब्डोमेन में जनरली पेल्विक एरिया को एसेस करते हैं। ठीक है, तो अभी इस तरीके से ट्रांसएब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हैं।
है ना, थोड़ा सा डार्क जो दिख रहा है दैट इज यूट्रस, और अंदर की जो एक कैनल जैसे कैविटी दिख रही है व्हाइट कलर की, दिस इज एंडोमेट्रियल कैविटी। ये सर्विक्स है जहाँ एरो है, एंड दिस इज वजाइना, जो एरो मेरा जहाँ है वजाइना। थोड़ा अब अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए, आइडेंटिफाई हो रहा है यहाँ पे यूट्रस। इस तरीके से कुछ ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी हम देखते हैं और उससे रिलेटेड पैथोलॉजीज देखते हैं। ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी इस तरीके से करते हैं, प्रोब जो है वो वजाइना के थ्रू, या फिर इसको इंट्राइटल सोनोग्राफी भी बोलते हैं। ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी ज्यादा प्रेफर की जाती है पेल्विक पैथोलॉजीज आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्वियसली ड्यू टू द क्यों, क्योंकि हम ज्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। ओके, तो ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी को इंट्राऑइटल सोनोग्राफी बोलते हैं, बिकॉज दैट वजाइनल ओपनिंग इज आल्सो कॉल्ड एज इंट्राऑइटस। तो इंट्राऑइटल सोनोग्राफी, तो वो भी देखिए कितना ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखता है, आप देख सकते हैं ज्यादा क्लियर पिक्चर दिख रहा है। तो ज्यादा डार्क लग रहा है यूट्रस का, एक पियर शेप यूट्रस आपको दिख रहा होगा, मेरा एरो भी मूव कर रहा है इस तरीके से, ये पियर शेप यूट्रस इस तरीके से दिखेगा, एंड बीच का जो एक व्हाइट लाइन जैसा दिख रहा है दैट इज एंडोमेट्रियल कैविटी, दिस इज सर्विक्स। तो आप जैसे देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियल कैविटी कितनी थिन होती है एज कंपेयर टू द बल्क ऑफ द यूट्रस। तो इसमें कोई भी ग्रोथ, और ये बहुत कॉमन है, फिर यूट्रस बल्की हो जाएगा, है? और कैविटी बहुत ही छोटी होती है कंपैरेटिवली, और बीच का सारा मसल मास होता है, मायोमेट्रियल और इंट्राम्यूरल रीजन। अभी अगर आप मैं सोनोग्राफी आप देखिए अच्छे से, तो ये लोअर एब्डोमेन की सोनोग्राफी है ना, इसमें सिर्फ पेल्विक ऑर्गन्स इंक्लूडेड है, जैसे किडनीज हो गए, यूरेटर्स हो गए, ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गया, कल्डी सैक हो गया, पाउच ऑफ डगलस जो है, एंड देन इंप्रेशन दिया रहता है उसमें, ठीक है। तो इसमें आप देखिए यूट्रस में बल्कि यूट्रस एक टर्मिनोलॉजी यूज की है कि बल्कि यानी जो साइज बड़ा है यूट्रस का, ठीक है। क्यों बल्कि है, सोनोग्राफी में दिखा रहा है कि देयर इज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड एनाटॉमी में अप्लाइड में फाइब्रॉइड की पिक्चर देखी थी, तो इंट्राम्यूरल कहाँ होता है तीनों लेयर में से, इज एनीबॉडी? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में मसल मास में इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होती है, उसकी साइज भी दिया है mm में, तो 24 mm एंड 2.4 सेंटीमीटर है ना, 24 mm एंड 2.4 सेंटीमीटर, तो इतना उसका साइज है, इतना साइज है उसका। तो इस तरीके से थिक एंडोमेट्रियम, अब फाइब्रॉइड है तो वहाँ वैस्कुलरिटी बढ़ेगी, कंजेशन बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, एंडोमेट्रियल वॉल लेयर बढ़ेगा, तो थिक एंडोमेट्रियम 21 mm इज अ बिग थिकनेस ज्यादा है ना, थिक एंडोमेट्रियम भी। तो इस तरीके से इंप्रेशन तो पूरे दिए ही रहते हैं ओवरऑल, और साइज भी दी रहती है। तो ये फाइब्रॉइड का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो जो वॉल है एंटीरियर वॉल पे है ये फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल में भी जो आगे वाली वॉल है उस पे ये फाइब्रॉइड है उसमें, ठीक है। थिक एंडोमेट्रियम इस तरीके के इंप्रेशन दिए रहते हैं। तो ये लोअर एब्डोमेन की सोनोग्राफी है। तो मैक्सिमम टाइम अगर पेशेंट ने रिसेंटली कोई पूरी फुल सोनोग्राफी की और आपको ज्यादा जरूरत नहीं लग रही, तो यू कैन आल्सो एडवाइज जस्ट पेल्विक सोनोग्राफी पेशेंट की, या फिर टीबीएस, इस तरीके से भी एडवाइस कर सकते हो। तो आपको स्पेसिफिक, बहुत बार रेडियोलॉजिस्ट को स्पेसिफिक आपको क्या देखना है इसके लिए भी आप स्पेसिफिक सोनोग्राफी में मेंशन कर सकते हैं। तो यूट्रस के मेजरमेंट्स हमने एनाटॉमी में भी देखे, फिर भी थोड़ा और अच्छे से इसको हम देखेंगे मेजरमेंट्स, क्योंकि जब हम सोनोग्राफी पढ़ते हैं तो अलग अलग मेजरमेंट्स हमें थोड़े बहुत वेरिएशन दिखते हैं। वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि उसका मीन निकाला होता है, ठीक है, जो उसकी रेंज होती है। कभी भी यूट्रस की एक मेजरमेंट नहीं होती, हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं 7, 7.5 एंड 8, बट फिर भी मिनिमम 5 तक के भी उसका मीन निकलता है, ठीक है ना। देखिए जैसे ट्रांसवर्स का, लॉन्जिट्यूडल का 6.4 है, मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 8.5 है। तो आप इसको देखेंगे तो इतनी हेवी रेंज उसकी होती है डायमीटर की। तो मिनिमम लेंथ अगर देखें लॉन्जिट्यूडनल, तो 5 से लेके 8.5 तक वो वैरी होता है, फाइन। तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया, बट अगर सोनोग्राफी में ऐसा कोई और कंप्लेंट लेके पेशेंट आ रही है अपने 30-40 की उम्र में, और यूट्रस अगर उसका इस तरीके से दिखता है, तो फिर पेशेंट को उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको एब्नॉर्मल कंसिडर नहीं भी किया तो चलेगा, फाइन, क्योंकि रेंज इस तरीके की है मेजरमेंट्स की, फाइन। तो देखिए
पियर शेप्ड होता है यूट्रस, और हमने अभी रियल टाइम सोनोग्राफी में भी देखा उसका कितना ब्यूटीफुली दिखता है यूट्रस। द लेंथ उसकी 7 to 7.5 सेंटीमीटर, ये पूरी यूट्रस की लेंथ है। उसका ट्रांसवर्स अगर हम देखें तो 4 to 5 सेंटीमीटर है, दैट इज 2 इंच, लेंथ 3 इंच, ट्रांसवर्स 2 इंच फंडस पे। एंड जो उसका थिकनेस है, दिस इज थिकनेस, बाजू से अगर मेजर करें दिस इज थिकनेस, मेरे एरो की तरफ आप देख सकते हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर, लेटरल व्यू में 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच। तो इस तरीके का उसका एक मेजरमेंट होता है। ओके आपको ये मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इसलिए आपको फिक्स नहीं बता रही हूँ कि यही उसका लेंथ है, बिकॉज यू वोंट फाइंड सोनोग्राफी विद सेम यूट्राइन लेंथ एंड सेम यूट्राइन मेजरमेंट्स, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। अभी आप थोड़ा देखना शुरू कर दीजिए तो आपको वैरायटीज में मिलना शुरू हो जाएगा। इवन 9 सेंटीमीटर तक का भी नॉर्मल यूट्रस हो सकता है। ओके एंड दिस आर द रेंज कि न्यूनेटल में क्या लेंथ होती है और फिर पीडियाट्रिक में क्या लेंथ होती है। प्री प्यूबर्टल एज में सोनोग्राफी अगर करते हैं जैसे 10-11 साल में, 12 साल में, तो क्या एक लेंथ होती है, तो 3 to 4.5 तक की लेंथ होती है, तो उसको आप एब्नॉर्मल यूट्रस नहीं बोलेंगे, राइट। यूट्रस भी बढ़ता जाएगा ना एज के साथ। उसी तरीके से प्यूबर्टल एज में आप देखेंगे तो मिनिमम 5 तक का भी नॉर्मल रेंज है, तो 5 to 8 प्यूबर्टल एज में आप करेंगे तो 5 to 8 का लेंथ आ सकता है। और रिप्रोडक्टिव एज में देखिए 9 तक के भी नॉर्मल लेंथ हो सकती है, तो 8 to 9 तक के रिप्रोडक्टिव एज में। उसके बाद पोस्ट मेनोपॉजल एज जो है उसमें थोड़ा सा साइज जो है वो मिनिमम 3.5 तक जा सकता है, 7 कांस्टेंट भी रह सकता है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो अभी हमने ओवरी के बारे में एनाटॉमिकली हमने मेजरमेंट्स वगैरह देख लिया था। तो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेशेंट, सोनोग्राफी करते हैं तो मैक्सिमम ओवेरियन सिस्ट लेके आते हैं, आप भी एनकाउंटर करते होगे ऐसे केसेस। तो ओवेरियन सिस्ट में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से ओवेरियन सिस्ट का पिक्चर है, ठीक है। बाकी तो फॉलिकल है, देन कॉर्पस लुटियम है, तो उसके बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे मेन जो नॉन न्यूप्लास्टिक है, न्यूप्लास्टिक, इस तरीके के उसके टाइप्स होते हैं। न्यूप्लास्टिक जो होते हैं वो बेनाइन सिस्ट होते हैं, बेनाइन सिस्ट मैलिग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। नॉन न्यूप्लास्टिक सिस्ट जो होते हैं वो फंक्शनल सिस्ट होते हैं, जो फंक्शन जो चलता रहता है ना, नॉर्मल हार्मोनल फंक्शन चलते रहते हैं, डेवलपमेंट चलता रहता है यहाँ ओवरी में, उसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ टेम्पररी हार्मोनल इश्यू आ जाता है तो वहां पे सिस्ट फॉर्म हो जाती है, और फिर कुछ वीक्स बाद या कुछ दिनों बाद वो डिसॉल्व भी हो जाती है, मे बी अपने आप ही रिग्रेस हो जाती है, उसका ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल सिस्ट। ठीक है, फंक्शनल सिस्ट का कोई एग्जांपल दे पाएगा? आप सोनोग्राफी अगर देखते होंगे, आपके प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते होंगे, तो कौन सी ऐसी सिस्ट है कि जो फंक्शनल सिस्ट है, या फिर उसके लिए बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी आपको? एनीवन कैन यू नेम एनी फंक्शनल सिस्ट? सिंपल सिस्ट लिखा होता है मैम उसमें स्कैन में। सिंपल सिस्ट लिखा होता है ये। एंड मैम हेमोरेजिक नेबोथियन इट इज मैक्सिमम नेबोथियन सिस्ट सर्विक्स पे देखते हैं, जो पुराना मैम हेमोरेजिक सिस्ट, हेमोरेजिक, या अगर फंक्शनल सिस्ट में कभी कभार ब्लीडिंग हो जाए तो उसको हेमोरेजिक सिस्ट, वो हेमोरेजिक सिस्ट हो जाएगी ऑब्वियसली, बिकॉज देयर इज हेमोरेज बट देयर इज नो एक्टिव वैस्कुलर फ्लो इनसाइड दैट सिस्ट, है ना, वहां जमा रहेगा बस ब्लड, वैस्कुलर फ्लो नहीं रहेगा। अगर आप डॉपलर करेंगे, अगर आपको रियल टाइम फ्लो देखना है ना, उसमें फ्लो हो रहा है कि नहीं, व्हिच इज नॉट वेरी नॉर्मल, वैस्कुलरिटी इज नॉट नॉर्मल इनसाइड द सिस्ट। अगर फ्लो आपको देखना है तो आपको डॉपलर करना पड़ेगा, है ना, उसमें फ्लो नहीं होना चाहिए। हेमोरेजिक सिस्ट में नॉर्मली सिस्ट है, फंक्शनल सिस्ट डेवलप हो गया, उसमें ब्लीडिंग हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज हेमोरेजिक सिस्ट। That is also functional cyst, follicular cyst, functional cyst, corpus luteal cyst is functional cyst. तो ये सिंपल सिस्ट होते हैं जिसमें क्लियर फ्लूइड होता है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, वैस्कुलरिटी नहीं होती, थिन मेम्ब्रेन होता है उसका, यूनिलोक्यूलर होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप रिग्रेस भी हो जाते हैं। एक 5 to 8 सेंटीमीटर तक वी कैन वेट एंड वॉच, कुछ जगह पे आपको 7 सेंटीमीटर भी दिखेगा, तो मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर तक वेट एंड वॉच उसको करती है, वो अपने आप रिग्रेस हो जाता है, उसके ऊपर रहते हैं, तो फिर फर्दर इवैल्यूएशन की, सर्जिकल इवैल्यूएशन की एज पर मॉडर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर वगैरह की रहे तो वो तो रेडियोलॉजिस्ट भी रिपोर्ट नहीं करते, अगर 3 सेंटीमीटर वगैरह है तो वो भी रिपोर्ट नहीं करते, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मजे की बात बताती हूँ, प्रैक्टिस में बहुत लोग जो है वो ऐसे सिंपल सिस्ट देख लेते हैं सोनोग्राफी में, एंड देन
वो सिस्ट की ट्रीटमेंट पूरी हाई फाई लेवल की शुरू कर देते हैं, हो सके तो शोधन भी दे देते हैं, और पेशेंट का दूसरा एक साइकिल आके चला गया तो सिस्ट अपने आप ही रिग्रेस हो जाती है, एंड देन दे टेक ऑल द क्रेडिट ऑफ ट्रीटमेंट कि पहले ये सिस्ट थी, अभी ये सिस्ट नहीं। तो दिस इज वेरी फनी। हो सकता है ट्रीटमेंट से भी हुआ हो, बट मेजॉरिटी केसेस में सिंपल सिस्ट जो है वो रिग्रेस हो जाती है, स्पेशली दूसरे साइकिल के बाद। हमने रिपीट एक बार कर लेनी चाहिए सोनोग्राफी, 3 to 6 मंथ्स के बाद रिपीट कर लेनी चाहिए। ओके आप देख सकते हैं यहाँ एंडोमेट्रियोइड सिस्ट है, एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोमा जो दिख रहा है यहाँ फर्स्ट सिस्ट, ये कौन से कलर का दिख रहा है? इसको और एक नाम है, एनीवन? चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेटी कलर है, एग्जैक्टली चॉकलेट सिस्ट। तो एंडोमेट्रियोसिस नाम की जो एक डिसीज होती है, उसमें अगर एंडोमेट्रियम इज इम्प्लांटेड इन द ओवरी, और तो उसमें अगर वो ब्लीड हो जाता है एंडोमेट्रियम, तो वहां पे रिटेन हो के जो ब्लड है उसका कलर चॉकलेटी हो जाता है, डेब्रीज एंड ऑल, है ना। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड एक टाइप का हम बोल सकते हैं। तो ये चॉकलेट सिस्टम इसको बोलते हैं, जो एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड होती है। ओके, देन देयर इज हेमोरेजिक सिस्ट, आई जस्ट डिस्कस हेमोरेजिक सिस्ट। देन कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट कैन बी देयर, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट ऐसी होती है कि जो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करते ही जाती है, जाती है, लेयर बढ़ जाता है, और उसके बाद अगर इस तरीके की सिस्ट होती है तो पेशेंट को बाद में इतना हैवी एंडोमेट्रियम हो जाता है कि बाद में पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग या कंटिन्यूअस स्पॉटिंग चलता रहता है। तो आप ये भी देखिए कि ऐसे पेशेंट की सोनोग्राफी में कहीं सिस्ट तो नहीं है कोई, तो सिस्ट को, ओवेरियन सिस्ट को रूल आउट कर लीजिए। सोनोग्राफी में जैसे हम यूट्रस को देखते हैं, ओवरीज को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, सिस्ट को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। तो कभी कभी मैक्सिमम हैवी मेनो, जो हैवी मेंसेस वगैरह है, वो ओवेरियन सिस्ट के कारण भी हो सकते हैं। ओके, then follicular cyst, and this is dermoid ovarian cyst. Dermoid cyst जो है वो germ cell cyst होती है, जो 15 to 20% इसका इंसिडेंस है, और इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये उतना हल्के में नहीं ले सकते इसको हम, तो इसको फर्दर इवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। ठीक है, डर्मोइड सिस्ट आपको पता ही होगी, जिसमें दांत मिलता है, इसमें बोन मिलता है, इसमें बाल मिलते हैं, ओवरऑल सब कुछ इसमें मिल सकता है डर्मोइड सिस्ट में, काफी थिक भी होती है। ओके, तो ये परसेंटेज है कि कौन सी कॉमन है, क्या है, हम देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फंक्शनल सिस्ट कॉमन है, जैसे है ना यहाँ फंक्शनल सिस्ट 33% कॉमन है। इसके स्टैटिस्टिक्स अलग अलग हो सकते हैं, मैंने जो दिखा है वो फाइनल है, जरूरी नहीं है, मेरे रेफरेंसेस अलग हो सकते हैं, और अलग अलग रेफरेंसेस में वेरिएशन के साथ चीजें मिल सकती है। ठीक है, एंडोमेट्रोसिस की सिस्ट भी 11% है, यानी अच्छा खासा। डर्मोइटिस का 12% यानी अच्छा खासा इसका परसेंटेज है। ओवेरियन कैंसर सिस्ट जो है वो परसेंटेज वाइज थोड़े कम ही होते हैं, ठीक है, बट फिर भी उसको रूल आउट करना जरूरी होता है। कौन सा कॉमन इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, एनीबॉडी? एज अ ट्यूमर मार्कर, व्हिच इन्वेस्टिगेशन वी डू इफ वी फाइंड अ लार्ज ओवेरियन सिस्ट? CA-125। CA-125 द कॉमन इन्वेस्टिगेशन। तो आपको ये रूल आउट कर लेना चाहिए CA-125 वगैरह करा, है ना, तो ताकि हम सेफ रहे। कभी भी प्रैक्टिस में ये जो ब्लीडिंग वगैरह, जैसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, पोस्ट मेनोपॉजल इवन फंक्शनल सिस्ट भी अगर है, पेशेंट को मेनोपॉज होके कुछ साल हो गए हैं और पेशेंट को फंक्शनल सिस्ट है, जो कि बहुत कॉमन नहीं है ना, हार्मोन इतना एक्टिव नहीं रहेंगे, ओवरी एक्टिव है इसका मतलब, तो ऐसे पेशेंट में भी हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए। वैसे ही पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग को एक सिंपल हेवी मेंसेस या अश्रुदर या अर्धवृद्धि कंसीडर नहीं करनी चाहिए। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मैक्सिमम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की तरफ लेके जाता है ना, तो उसका बायोप्सी कराना चाहिए। तो ऐसे जो कुछ स्टेजेस होते हैं कि कहाँ हमें कितना सीरियसली कौन सी चीज को लेना चाहिए, जरूरी है। पोस्ट मेनोपॉजल सिस्ट रहो, फाइब्रॉइड रहो, हेवी मेंसेस रहो, आपको उसको सीरियसली लेना है, क्योंकि मेंसेस के बाद, सॉरी मेनोपॉज के बाद सारी चीजें रिग्रेस होना एक्सपेक्टेड है। यहाँ कुछ रिग्रेस नहीं हो रहा है, कुछ तो भी एक्टिविटी चल रही है, इसका मतलब वी नीड टू rule out the malignancy with different investigations, or you can refer the patient for the higher investigations. तो जब हम कॉन्फिडेंटली कोई भी ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैलिग्नेंसी के चांसेस है, वहां कैंसर के चांसेस अगर है, तो वो जरूर रूल आउट कर ले, बायोप्सिस के थ्रू, इस तरीके के ट्यूमर मार्कर्स के थ्रू सेफ हो जाए, और जब हमें कंफर्म हो जाए कि नॉर्मल है, ये नॉन कैंसरस कंडीशन है, तो ही आप आगे बढ़े। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा, एंड मोस्ट ऑफ यू फॉलो भी करते होंगे ऑफ कोर्स। तो यह आप ये भी देखते होंगे सोनोग्राफी में हाइपरिकोइक लीजन्स, हाइपोइकोइक लीजन्स,
एनीकोइक लीजन्स, है ना। तो ये क्या है, एनीबडी, इससे आप क्या अंदाजा लगाते होंगे? जैसे आप ये देखते हैं कि एनीकोइक इस तरीके से दिखता है ना, जो मेरा एरो है देखिए बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है। लेकिन हाइपोइकोइक इस तरीके से दिखता है, थोड़ा ग्रे, ज्यादा डार्क भी नहीं, ज्यादा व्हाइट भी नहीं। और जो ब्राइट दिख रहा है, व्हाइट कलर का जो दिख रहा है एरिया, दैट इज हाइपर इकोइक एरिया। एनीवन? ये सिस्ट में आता है ना, ओवेरियन सिस्ट का इन्वेस्टिगेशन हम देखते हैं। हाइपर इकोइक लीजन, एनेकोइक लीजन, हाइपोइकोइक लीजन, ये लिख के आता है। हाइपर इकोइक मतलब मींस कोई फ्लूइड का कलेक्शन है मैम वहाँ पे, जैसे कि या तो हेमरेज। हाइपर इकोइक। एंड व्हाट अबाउट हाइपोइकोइक? हाइपोइकोइक मतलब कि एयर ज्यादा है वहाँ। ओके, एंड व्हाट अबाउट एनेकोइक? Presence of tissue in what? Bone, tissues, I think मैम tissues. अगर ये फंक्शनल सिस्ट है ना, ये नॉर्मल फंक्शनल सिस्ट है, इसमें कौन सा क्या लिख के आएगा? व्हाट यू थिंक? थोड़ा बहुत हिमोरेज है, क्या लिख के आएगा? सेप्टेड है, अंदर सॉलिडिफिकेशन है। Solidification, septations, vascularity, be aware of these words in sonography. If it is clear retention cyst, follicular cyst, corpus luteum cyst, serous clear fluid, no vascularity, no septations, then okay. अनइकोइक जैसे क्लियर वाटर है, क्लियर सीरस फ्लूइड अगर है तो उसमें कोई इकोज नहीं रहेंगे ना। हाइपोइकोइक यानी थोड़ा सा क्लियरिटी, थोड़ा सा सॉलिडिफिकेशन, या फिर थोड़ा सा ब्लड वगैरह कुछ होगा। हाइपोइकोइक पूरी तरह से इकोज कुछ रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ अंदर जाएंगे। और अगर अंदर अच्छा खासा सॉलिडिफिकेशन है तो मैक्सिमम चीजें, डेंसिटी बहुत है ना अंदर, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, राइट। सो वो हाइपर इकोइक हो जाएगा। तो हाइपर इकोइक लीजन्स जो है वो उस पर हमें ध्यान देना है। सॉलिडिफिकेशंस नहीं होने चाहिए सिस्ट में, सेप्टेशंस नहीं होने चाहिए। तो इसलिए सिंपल सिस्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्ट, ये दो चीजें है ना। सिंपल सिस्ट, क्लियर सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट विद वैस्कुलरिटी, विद सेप्टेशंस, विद थिक वॉल्स। साइज तो है ही, साइज तो हमें देखना ही है। सिंपल सिस्ट में भी अगर 8 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 5 से 8 सेंटीमीटर से ज्यादा, 8 पढ़ लीजिए मैक्सिमम, कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है, और बहुत दिनों से वो रिजोल्व नहीं हो रही, देन वी हैव इवैल्यूएट, हमको करना ही पड़ेगा उसका। आप मार्कर कर लीजिए, लैप्रोटोमी, लैप्रोस्कोपी, सारे सजेस्टेड है उसके लिए, सर्जिकल इंटरवेंशन सजेस्टेड है, सीटी एमआरआई सजेस्टेड है ना। तो सिस्ट पे आप जब तक कॉन्फिडेंट ना हो, आई थिंक यू शुड नॉट go further to treat the cyst, especially if patient is symptomatic. Functional cyst के लिए तो पेशेंट बहुत बार सिम्टोमेटिक होती भी नहीं है, होती भी है तो पेशेंट को थोड़ा बहुत पेन होगा, वेग पेन। उस सिस्ट का भी पेन कैसे होगा? वेग होगा, पर्टिकुलर जगह पे नहीं, बस पेट दुख रहा है, कहीं तो भी दुख रहा है ना, स्पेशली पीरियड्स के पहले वगैरह, ऐसे पेशेंट कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कि सोनोग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोनोग्राफी जान है गायनेकोलॉजी, उसके बिना कुछ भी फर्दर प्रोग्रेस नहीं करता। एनीबडी कैन गेस दिस पिक्चर? एनीवन? Complex it. Sorry, how? Because it's separated and showing hypertrophic areas also. But you don't think this is too much big? And if it is separated, there must be some solidification also. So areas are quite hyper or unechoic, you can say. Unechoic, right? Cyst जो है unechoic नहीं लग रही आपको? Septated नहीं है मैम, septated लग रही है। Septated नहीं है, ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ। This is not, these are not septations. Then ये फिर PCOD हुआ। Exactly, this is PCO. क्योंकि इसमें वो बोलते हैं ना, वो माला जैसा स्ट्रक्चर, क्या नाम? या नेकलेस पैटर्न। नेकलेस पैटर्न, करेक्ट करेक्ट, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग। थैंक यू। तो ये जो व्हाट यू से, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी है। ओवरी में ये जो सिस्ट है सारी, वो सिंपल सिस्ट है, फंक्शनल सिस्ट है। पीसीओए की जो सिस्ट होती है वो फंक्शनल होती है, ठीक है, वो कोई ज्यादा डेंजरस नहीं होती है। फॉलिकुलर सिस्ट होती है ना,
और दूसरा ये कि डोंट कॉल द अपीयरेंस, एज आई सेड यू इन अर्लियर सेशन, कि जो अपीयरेंस है पीसीओ का सोनोग्राफी पे, डोंट कॉल इट पीसीओडी और पीसीओएस, क्योंकि अभी तक हमने बाकी, हाउ डू यू नो कि ये सिंड्रोम है या डिसीज है? आपने बाकी पैरामीटर्स चेक ही नहीं किया अभी तक के, आपने सिर्फ सोनोग्राफिकल अपीयरेंस देखा, तो जस्ट कॉल इज पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ओके, पीसीओ है, तो दिस इज पीसीओ पैटर्न। तो पीसीओ के बारे में थोड़ा सा और अगर हम देखेंगे तो कैसा होगा उसका पीसीओएस इवैल्यूएशन अगर आपको करना है, तो सबसे पहले तो यू शुड गो फॉर द बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ हाइपरएंड्रोजेनिज्म। ओके, व्हाट इज बायोकेमिकल एविडेंस? एनीवन? Biochemical evidence, Hormonal changes, hormonal parameters. like blood investigations. Yeah. Which hormone? TSH ma'am, profile. TSH, मैम Androgens. टेस्टोस्टेरोन, सारे FSH। androgens. Yeah. मैम HbA1c और टेस्टोस्टेरोन। Yeah, androgens. So biochemically आप देखिए, क्लिनिकली तो देखते ही हम, क्लिनिकल एविडेंस भी है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म का क्लिनिकल एविडेंस क्या है? Anyone? Hair, abnormal hair growth, or That is, Facial hairs. it is called as Hirsutism. hirsutism and acanthosis nigra। and ओके, हम वो बिजनेस में ओवरलुक करेंगे तब देखेंगे। तो लेकिन रेडियोलॉजिकली डायग्नोसिस में आपको बता दें कि 12 और मोर फॉलिकल्स इन ईच ओवरी, बायलैटरल होता है जनरली, पीसीओएस है ना, दोनों इसमें रहेगा। 12 से ज्यादा फॉलिकल्स रहेंगे एक ओवरी में, 12 या फिर 12 से ज्यादा, कभी कभी 9-10 भी रहते हैं। तो अर्ली अपीयरेंस ऑफ पीसीओ को भी आपने पकड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि 12 से कम है तो पीसीओ है नहीं, ठीक है। देन ईच फॉलिकल शुड मेजर 2 to 9 mm इन डायमीटर। एक एक फॉलिकल का डायमीटर देखिए 2 to 9 mm तक भी जाता है, मिनिमम 2 तक भी हो सकता है। एंड ओवेरियन वॉल्यूम 10 cc 10 mm, इससे ज्यादा रहेगा। जैसे हमने एनाटॉमी के सेक्शन में भी देखा कि 10 cc से 10 ml से ज्यादा ओवेरियन बल्कि ओवरीज रहेगी उसमें। रॉटरडैम क्राइटेरिया करके क्राइटेरिया होता है जिससे पीसीओ डायग्नोस करते हैं, और भी क्राइटेरिया तो कॉमन है, सिलेबस वाइज क्राइटेरिया है, अभी तो और भी काफी मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सोनोग्राफी में डायग्नोसिस। वैसे हमें इतना सब गिनने की तो जरूरत होती नहीं है, जनरली जनरल प्रैक्टिस सेटिंग में सोनोग्राफी में तो ऑलरेडी पीसीओ के रिमार्क्स में पीसीओ आ ही जाता है, राइट। फिर भी आपका काम है थोड़ा सा, अगर इफ यू कैन सी, यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई इन दिस पैटर्न, ओके। अच्छे रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, डेप्थ में जो सोनोग्राफिकल रिपोर्ट्स लिखते हैं, वो ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा अगर आपको कोई भी सोनोग्राफी में डाउट लगता है तो आप रिपीट भी करने की आदत डालिए। कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो मैटर करता है पेशेंट की, अगर हम कुछ लंबा इंटरवेंशन पेशेंट में कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन को, वो जो भी आपने सजेस्ट किया है उसको आप रिपीट कर लीजिए, स्पेशली सोनोग्राफी अलग जगह से। अगर आपने आपको लग रहा है कि ये रिपोर्ट थोड़ी सफिशिएंट नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये मैटर करता है। सोनोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन रेडियोलॉजिस्ट कैसे करते हैं वो भी काफी मैटर करता है, ठीक है। तो ये भी आपको लिबर्टी है, यू कैन रिपीट दैट इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको ये जंक्शन दिखाना चाह रही हूँ, इफ यू कैन सी एंडोमायोमेट्रियल जंक्शन। सो ये जो मेरा एरो घूम रहा है, दिस इज होल पियर शेप। अब पियर शेप का इंपॉर्टेंस क्या आपको समझ में आ रहा होगा। पियर शेप सोनोग्राफी रेडियोलॉजी पिक्चर पियर शेप देखनी चाहिए, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, ओके पियर शेप क्या है, यूट्रस है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम पियर शेप देखेंगे। उसके बाद बीच में जो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर दिख रहा है, ये जंक्शन है। कौन सा जंक्शन है? एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच का जंक्शन है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए फाइब्रॉइड्स का भी अंदर रहे तो ब्लीड करेगा, और मायोमेट्रियम में भी रहा तो भी ब्लीड करेगा, बस एक जंक्शन को अगर वो इंटरवेन कर रहा है। अगर थोड़ा दूर है तो ब्लीड नहीं करेगा, इंट्राम्यूरल होने के बावजूद सब सिरस तो नहीं करेंगे ब्लीड, है ना। तो ये फर्क पड़ता है कि एग्जैक्टली कहाँ टच कर रहा है। और इस एरिया में कहीं भी ग्रोथ है या फिर इसके आजू बाजू भी ग्रोथ है, तो यहाँ की सारी वैस्कुलरिटी बढ़ जाएगी। और वैस्कुलरिटी बढ़ने का एक ही मेन जो ये रहेगा इम्पैक्ट रहेगा, वो ये रहेगा कि एंडोमेट्रियम की भी ग्रोथ बढ़ेगी, तो यूट्रस भी बल्कि होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया भी होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। यूट्रस को नहीं समझता है ना, यूट्रस फील्स कि समथिंग इज देयर, आई नीड टू नरिश इट।
फिर वो बेबी रहो कि वो फाइब्रॉइड रहो कि वो सिस्ट रहो, जो भी है उसको नरिश करेगा और वास्कुलरिटी बढ़ाएगा। या दिस इज एंडोमेट्रियल पॉलिप एज इट इज ऑलरेडी लेबल्ड हियर। आप देख सकते हैं ये एंडोमेट्रियल कैविटी है जो कंटिन्यू, ये जो है एरो जो मेरा मूव हो रहा है ये वजाइनल इसमें ओपन हो रही है एंडोमेट्रियल कैविटी। तो आप देख सकते हैं ये एंडोमेट्रियल पॉलिप है और ये जो इसमें लाइन दिख रही है मेजर कर रहा है पॉलिप को, है ना। तो इस तरीके के पॉलिप क्या करते हैं, ब्लीड कराते हैं पेशेंट को। इसमें भी हेवी मेंसेस हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर फाइब्रॉइड भी नहीं है वैसे देखा तो, दिस इज प्रोजेक्शन, दिस इज पॉलिप, राइट। और इसी तरीके के पॉलिप जो है ना वो सर्विक्स में भी होते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी पेशेंट हेवी ब्लीडिंग की कंप्लेंट लेके आती है तो एक बार तो भी सर्विक्स को देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम उनको स्तंभन और ये सारी चीजें दे देते हैं, बट फिर भी पेशेंट को मे बी टेम्पररी रिलीफ भी मिल जाए, बट वो लॉन्ग टर्म रिलीफ तो नहीं मिलेगा ना। जब तक कि ग्रोथ वहां रहेगी पेशेंट विल ब्लीड। तो ग्रोथ है क्या ये कॉमनली चेक कर लेना चाहिए। इसी तरीके की जो ग्रोथ होती है वो पॉलिप सर्विक्स में भी होती है, ठीक है। तो ये हेवी ब्लीडिंग के लिए रिस्पांसिबल होती है ऐसी कंडीशंस। देन मेनोपॉजल यूट्रस कुछ इस तरीके से दिखेगा। सी एवरीथिंग इज एट्रोफिक, एंडोमेट्रियल कैविटीज थिन हो जाती है, बहुत ज्यादा थिन, और इज एट्रोफी, ओके। एट्रोफी हो जाती है मैक्सिमम। और जो सर्विक्स और यूट्रस का जो प्रोपोर्शन है वो भी ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। जो मेनोपॉजल यूट्रस का जो सर्विक्स है वो ज्यादा इलोंगेटेड हो जाता है, ओके। ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम है और ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है। अब ये भी वर्ड सोनोग्राफी में पढ़ेंगे, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेसिया का मतलब है एंडोमेट्रियल अपने लेयर को बढ़ाना, सेल्स को बढ़ाना, बढ़ना, एंडोमेट्रियल ग्रोथ, ओके। नॉर्मल एंडोमेट्रियम कुछ इस तरीके के दिखेगा और ये जो लेयर बड़ी रहेगी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया में, ये पेशेंट भी हेवीली ब्लीड करेंगे, ठीक है। और हेवीली ब्लीड भी करेंगे और ऐसे केसेस भी आपको बल्कि यूट्रस करके उसमें आपको मिलेगा, इंप्रेशन में मिल सकता है बल्कि यूट्रस। जस्ट अ सेकंड। Okay. So yeah, this is the picture what we do in IVF. We do induction, है ना। रप्चर के लिए हम दे देते हैं HMG and all HCG and then we go for CC, क्लोमिफेन साइट्रस वगैरह हम जो मेडिसिन सारे देते हैं। इससे जो ग्रोथ होती है फॉलिकल की उसकी साइज आप देखिए, नॉर्मल से कभी भी वो ज्यादा होती है ग्रोथ, अगर आप देखिए, ठीक है। तो ये उसकी पिक्चर है, ये स्टिमुलेटेड फॉलिकुलर ग्रोथ है IVF के लिए की गई। तो इस तरीके से उसके फॉलिकल्स आप ओवरीज में देख सकते हैं, काफी बड़ी साइज होती है उसकी। तो आर्टिफिशियल ही होता है। और मैंने जैसे आपको बताया भी होगा कि क्लोमिफेन साइट्रेट, हाँ मैंने बताया था कि उसके अबॉर्शन रेट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं उससे जो इंड्यूस किए गए पेशेंट्स हैं, ठीक है। Now we'll come on to the HSG, that is hysterosalpingography. Anybody can tell me what is this? Just 2-line intro. Anyone? Maybe IUI cannula. Oh, sorry. A dye is instilled inside the uterus just to check the blockage. Just to to check rule out the blockage. patency of tubes and check the blockage. So just to check the Yeah. blockage, you will use this investigation. Just for patency of tube, will investigate. No, ma'am. It can show septated uterus also. It can show the anomalies regarding the uterine cavity too. Yeah, anomalies very important. जो हमने फर्स्ट सेशन में सारे पिक्चर्स देखे थे anomalies, वो मैक्सिमम अच्छे से कहाँ हम देख सकते थे HSG में। और इसमें फाइब्रॉइड्स और जो कोई ग्रोथ्स है वो भी हमें अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें बाकी भी चीज होते हैं, बट या यू आर राइट कि फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे इसको पेटेंसी के लिए चेक करते हैं, ठीक है। पेटेंसी का दूसरा भी कोई ऑप्शन है क्या पेटेंसी चेक करने का? एनीवन? मैम वो TPT करते थे हमारे टाइम में तो कि एयर इन्फ्लेट करके करते थे, और आजकल USG के थ्रू भी करते हैं कि सेलाइन डाल के और उसके बाद किया जाता है। सोनोग्राफी गाइडेड हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफ, ठीक है। गाइडेड बाय द USG। या तो जो आपने जो बोला है टेस्ट एयर का, ठीक है।
उसमें काफी एरर्स हो सकते हैं, इसलिए अभी बहुत लोग अभी भी करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बट फिर भी मैं ये पूछ रही हूँ कि कुछ और स्टैंडर्ड जो नेकेड आई से देखा जा सकता है, ऐसा कोई पेटेंसी इन्वेस्टिगेशन है, कोई प्रोसीजर है क्या? लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं? मैम लैप्रोस्कोपी नेकेड आई क्या, वो तो मैम वो तो ऑपरेटिव ही हो गया ना, सर्जिकल ही हो गया। हाँ, प्रोसीजर, यस, प्रोसीजर, Procedure, that is a procedure, it's not like by the naked eye. yeah, but there is a word It's a called procedure. diagnostic laparoscopy. Yeah ma'am, but that is a procedure na. So Hysterosalpingography is also procedure. correct. Yeah, we have done lots of patients under general anesthesia. Hysterosalpingography के लिए भी anesthesia दिया है, general anesthesia, short GS दिए है patient because it is मैम वो very painful. naked eye word ने थोड़ा confuse किया actually. Yeah, naked eye laparoscopy. हाँ जी, laparoscopy के लिए वैसे naked eye ना हमें डाई डायरेक्ट दिखता है, भले ही कैमरा से दिखता है ना, या फिर आप लैप्रोटॉमी करते हैं तो लैप्रोटॉमी से भी वी कैन सी नेकेड आई, है ना। तो जैसे आप डाई पुश करते हैं तो लैप्रोस्कोपी से हमें डायरेक्ट वो फ्लो दिखता है। तो आपको ये सिंपल लगता है, जैसे HSG वगैरह आजकल कोई नहीं कर रहा है, वो जमाना गया। नाउ एवरीबडी इज जस्ट डूइंग द इनफर्टिलिटी प्रोटोकॉल, हाई-फाई हार्मोनल ऐसे एंड डायरेक्ट डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, नोबडी इज डूइंग दिस झंझट ऑफ HSG, आई एम टेलिंग यू, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, is it fair? No, no, not at all. Diagnostic Not at all. laparoscopy has become gold standard वगैरह के नाम पे everybody is undergoing diagnostic laparoscopy now. So diagnostic laparoscopy जब कर ही रहे हैं तो फिर वहीं पे पेटेंसी चेक कर लेंगे ना, वहीं पे सारी चीजें हो जाएंगी, तो इसको बाईपास हो जाएगा ये, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कहाँ पे ट्रीटमेंट ले लिया और किस चीज के ये हो रही है, बट दैट इज हमें जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही। तो HSG जो है ये पेटेंसी में प्राइमरीली हम देखते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम सिडेशन में भी देते हैं, पेनफुल होती है बट जनरली ओपीडी सेटअप में भी ये हो जाती है, ठीक है। 10 ml तक के डाई पुश करते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये यूट्रस है और यहाँ जो है ये जो मेरा एरो मूव कर रहा है, दिस इज ट्यूब बायलेटरली, लेफ्ट ट्यूब एंड राइट ट्यूब। तो आप देख सकते हैं कि स्पिल जब होता है ऐसे धुआं जैसा निकल रहा है ना, थोड़ा फॉगी अपीयरेंस, स्मोकी अपीयरेंस आपको जो दिख रहा है, दैट इज डाई। इधर साइड भी उस तरीके से स्पिल दिख रहा है, इसको बोलेंगे स्पिल ऑफ डाई, स्पिलिंग ऑफ डाई। सो दिस मीन्स कि देयर इज ट्यूब्स आर पेटेंट। इस तरीके के स्पिल्स अगर नहीं दिखे तो ट्यूब्स आर नॉट पेटेंट। तो इसको बहुत अच्छे से रीड अगर नहीं भी करना है, समझ भी नहीं आया तो भी उसमें इंप्रेशन तो आता ही है लिख के, है ना। रिपोर्ट्स तो बिना रिपोर्ट्स के, बट बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट सिर्फ एक्सरे फिल्म्स लेके आ जाते हैं हमारे पास, तो ये चीजें भी देखना हमें आना चाहिए। और इतना हमेशा इतना ब्यूटीफुल नहीं रहता है, बहुत बार थोड़ा सा समझ नहीं आता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, पिक्चर कभी क्लियर नहीं रहती, एक्सरे कभी अच्छे से ये नहीं रहती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरे अच्छे से लेना जरूरी है, इसलिए HSG करते वक्त बार बार एक्सरेज भी लेते हैं ताकि अच्छे से पिक्चर्स आए, एक ही बार में जरूरी नहीं कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए पेटेंट ट्यूब्स वर्सेस ब्लॉक ट्यूब्स। तो ये जो फर्स्ट है, दीज आर पेटेंट ट्यूब्स। ट्यूब तो बहुत ही ज्यादा थिन है, आपको दिख रहा होगा, बट स्पिल आप देख लीजिए। ट्यूब्स को क्या जरूरत है देखने की जब स्पिल ही दिख रहा है आपको, स्पिल तो आ ही गया, है ना। स्मोकी अपीयरेंस दिख रहा है, पूरा पेरिटोनियल कैविटी में फैल रहा है ना वो स्पिल अभी, तो ये आपको दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये नॉर्मल HSG है, पेटेंसी है, पेटेंट है ट्यूब्स। और आप इसको देखिए, इसमें फॉगी और स्मोकी अपीयरेंस नहीं आ रहा है, यहीं पे जमा हो गया। और जब जमा हो जाता है ट्यूब्स के एंड में, अगर डाई जमा हो गया तो क्या होगा, वहां पे ट्यूब्स जो है वो स्वेल हो जाएगी ना, फूल जाएगी, तो स्टैग्नेंट हो गया डाई, वहां पे हाइड्रोसल्फिंग जैसा अपीयरेंस आ गया, तो पेटेंट नहीं है ट्यूब, ब्लॉक्ड है ट्यूब्स। अभी दोनों में से दोनों भी ब्लॉक हो सकती है, दोनों में से एक भी ब्लॉक हो सकती है, एक स्पिल मिल सकता है आपको, तो डिपेंड करता है, ओके। और आपको बहुत बार तो ये भी समझ में आ जाता है कि कहाँ तक ब्लॉक है ट्यूब्स में, कहाँ ब्लॉक है, बीच में कौन सा एरिया, इस्टमस, एम्पुला, ये भी आपको समझ में आ सकता है, ओके। appears like this, okay। एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसका भी टेस्ट कॉमनली आप देखते भी होंगे बहुत बार पेशेंट, मैंने स्पेसिफिकली इसलिए उठाया है प्रोलैक्टिन AMH, क्योंकि ये जो है आयुर्वेदिक इसमें बहुत तादाद है कि हम AMH हमारा कम है, एलोपैथी में ऐसा कुछ इसके लिए है नहीं, तो होम्योपैथी लेते हैं पेशेंट, आयुर्वेदिक लेते हैं और AMH बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट्स लेते हैं,
तो AMH के बारे में क्या जानते हैं? एंटी मलेरियन हार्मोन। मैम इसमें जो ओवम होते हैं उसके वॉल्यूम का पता करने के लिए किया जाता है ये। ओके, oocyte ओवेरियन रिजर्व हम उसको बोलेंगे, है ना। ओवेरियन रिजर्व को पता करने के लिए तो थोड़ा सा एक एस्टिमेशन दे देता है कि इसका पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कैसा है, अच्छा है, कम है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि जैसे जैसे एडवांस एज होगा पेशेंट का AMH लेवल जो है नेचुरली कम होते जाएगा, ओवेरियन रिजर्व कम होते जाएगा। वेस्टर्न साइंस बोलता है कि जो नंबर ऑफ oocytes है, ओवेरियन रिजर्व जो है वो एट द टाइम ऑफ फीटल लाइफ में वो फिक्स हो जाता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ वो फिक्स हो जाता है। तो वो जो AMH है, सॉरी ओवेरियन रिजर्व है, वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, बट हेलो, और आयुर्वेद में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, उसमें तो ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं। बट ये मॉडर्न साइंस बोलता है कि ओवेरियन रिजर्व फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, राइट। तो AMH उसको एस्टिमेट करने के लिए देखते हैं। तो आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगी फ्यूचर में कि AMH लेवल्स कम है, इसको बढ़ाओ, ओवेरियन रिजर्व को बढ़ाओ। ठीक है। So what is this? It is used to assess the ovarian reserve or egg count in the patients, produced by small follicles, ovaries में ही बनता है, then used as a marker of oocyte quantity. oocyte का कितना quantity है उसका marker करके AMH को use करते हैं। ये normal range उसकी कि less than 1 nano Ng per ml अगर है तो ये lower number है, that is DOR, ऐसा word use होता है, diminished ovarian reserve, DOR, diminished ovarian reserve। और अगर इट इज मोर देन 1 Ng per ml तो ये नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स आपके पास AMH कम वाले पेशेंट स्पेसिफिक, और उनको पता भी होता है कि किस चीज का इन्वेस्टिगेशन है, बस वो यही बोल के आपके पास आते हैं कि मेरे पास तो ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारा AMH कम है, AMH बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट करना है ना। इसलिए मैंने स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड किया है सेशन में। तो ये AMH जो है ये एज के हिसाब से आप देख सकते हैं खुद ही कि कैसे अलग अलग यूनिट में मैंने इसको दिखाया है कि नैनोग्राम और पिकोमोल में भी। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये कम कम होते जा रहा है ना। अंडर 33 इयर्स में क्या है, फिर देखिए आप उसका रेंज ही कम कम होते जा रहा है, 41 में तो कम ही होते जा रहा है। और आप खुद भी पता नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं भी कि नहीं, लेकिन जो प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर्स है, प्री मैच्योर मेनोपॉज है, ये बहुत कॉमन अभी देखने मिल रहे हैं, है ना। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज प्री मैच्योर मेनोपॉज और प्राइमरी और सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर वगैरह, क्या है ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन मेनोपॉज? एनीवन? मैम 40 इयर्स की एज से पहले अगर मेंसेस स्टॉप हो जाए। या स्टॉप, या करेक्ट, दैट इज कुछ उसमें 38 पे मिलता है रेफरेंस। तो ये पेशेंट्स आप अभी एक्सपीरियंस भी करेंगे जो 34-35 की एज में आपको स्कैंटी मेंसेस वगैरह पूरी तरीके से मेनोपॉजल सिम्टम दिखाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर वो इस तरीके की डिमांड करते हैं कंसेप्शन के लिए वगैरह आते हैं तो आप यू कैन गो फॉर हर AMH लेवल्स। मैक्सिमम समय तो पेशेंट आपके पास सारे रिपोर्ट्स लेके ही आते हैं, आप खुद ही चेक कर लीजिए। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या फिर ओव्यूलेशन स्टडी, अभी ओव्यूलेशन होता है कि नहीं इतने सारी चीजें हमने देख ली, बट कॉमन चलता क्या है, तो कॉमनली हम सब क्या करते हैं, ओव्यूलेशन स्टडी ही कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं। ठीक है, जो मॉनिटरिंग करता है जिसको फॉलिकुलर स्टडी भी बोल सकते हैं, ओव्यूलेशन स्टडी भी बोल सकते हैं। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा कि सेकेंड डे पे ये रिक्रूट हो जाता है ना, फॉलिकल रिक्रूट हो जाता है। तो ये रिक्रूट हुआ कि नहीं वो देखने के लिए बहुत लोग सेकेंड डे पे भी एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, एक बार सोनोग्राफी कर लेते हैं। उसके बाद फिर 9th डे से कुछ लोग अल्टरनेट डे, कुछ लोग 2 डेज में, सब अपने अपने प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ठीक है, और उस तरीके से फॉलो करते हैं फॉलिकल को कि रप्चर हुआ कि नहीं, और इस तरीके से वो चार्ट होता है। अभी इन्वेस्टिगेशन इनफर्टिलिटी के पेशेंट आपके पास आएंगे तो आप देखते होंगे इस तरीके के रिपोर्ट्स। तो जैसे 9th डे पे इन्होंने किया है एक बार 12th डे पे, 14th डे पे एंड 16th डे पे। देन राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी दोनों के, और ये तो आपको पता ही है कि एक ही ओवरी में से ओव्यूलेशन होगा अल्टरनेट मंथ में। ठीक है, तो एक ओवरी एक्टिव रहेगी। देन एंडोमेट्रियल असेसमेंट भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है। एक्सपेक्टेड क्या रहेगा कि एंडोमेट्रियम साइमल्टेनियसली बढ़ता रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पेशेंट में 16th डे पे ओवम जो है, फॉलिकल जो है, ग्राफाइन फॉलिकल वो रप्चर हो चुका है, और जो एंडोमेट्रियम का जो ये थिकनेस है वो भी बड़ा है, व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन। तो 12
mm तक वो बढ़ा है। तो दोनों चीजें हम इसमें देख सकते हैं, फॉलिकुलर ग्रोथ, रप्चर भी देख सकते हैं। कभी कभी रप्चर होता है लेकिन एंडोमेट्रियम एडिक्वेट नहीं होता है, थिन एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें ये इंपॉर्टेंट है कि आप एंडोमेट्रियम भी देखें और फॉलिकुलोजेनेसिस भी देखें, रप्चर भी देखें, ओव्यूलेशन भी देखें, ये सारी चीजें इसमें दिखेगी। और ये लास्ट में जो रिमार्क्स है, ये रिमार्क्स और कंफर्मेशन करवाता है, क्योंकि जो फ्री फ्लूइड है, जैसे मैंने बताया कि ओव्यूलेशन होने के बाद फ्लूइड में से ओवम आता है ना, तो फ्लूइड जो है और रप्चर का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड पाउच ऑफ डगलस में जमा हो जाता है, तो वो है साइन ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन सोनोग्राफी पे नहीं दिखता है, ओवम सोनोग्राफी में दिख ही नहीं सकता, वो नहीं दिखता है, ठीक है। सोनोग्राफी में कुछ साइंस देखने पड़ते हैं ओव्यूलेशन, जो रेडियोलॉजिस्ट सोनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ओव्यूलेशन की साइंस देखते हैं। जैसे रप्चर हुआ, उसमें एक ग्राफाइन पॉलिकल रप्चर दिखेगा और फ्री फ्लूइड दिखेगा पाउच ऑफ डगलस में, तो ऐसे कुछ साइंस। और एंडोमेट्रियल, तो ये सारी चीजें जमा करके, युक्ति प्रमाण करके, अनुमान प्रमाण देख के ओव्यूलेशन हुआ है ये हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने मिलेगी। पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड जो है और एक गायनिकोलॉजिकल पैथोलॉजी में भी मिलता है, एनीवन? पीआईडी में, तो ये थोड़ा डिफरेंट, हाँ, तो एक ओव्यूलेशन का भी साइन है और ये उधर भी मिलता है। तो ये आप पेशेंट का एज, कंडीशन, कंप्लेंट कब आई है, किसके लिए है, उस हिसाब से आप देख लीजिए, ओके। ठीक है, और ये जो है इसमें रप्चर ही नहीं हुआ है फॉलिकल, ये भी एग्जांपल है, 18वें दिन तक चला गया पेशेंट का फॉलिकल, रप्चर नहीं हुआ है, ठीक है, अनरप्चर्ड फॉलिकल। और ये जो अनरप्चर्ड फॉलिकल्स है ना, वो भी बहुत दिन तक रह के वो भी सिस्ट फॉर्म कर सकते हैं। अब आपके पास ऐसे भी रिपोर्ट्स आते होंगे, प्रिंटेड नहीं रहते, ऐसे हाथ से लिखे हुए, तो इसके लिए भी आप एक्वेंटेड होने चाहिए कि ऐसे भी रिपोर्ट्स आते हैं। आप देख सकते हैं 19 mm होने के बाद रप्चर हुआ है फॉलिकल, 19 mm होने के बाद, यदि 16 to 18 की रेंज में रप्चर हो जाता है, 19 के बाद रप्चर हुआ है। और आप देख सकते हैं फ्री फ्लूइड का भी इन्होंने बहुत ही खराब हैंडराइटिंग में लिखा है, ठीक है। और नीचे रिमार्क दिया है ओव्यूलेटरी साइकिल, इंडोमेट्रियम भी 8 हुआ, फिर 9, 9, 9 mm हुआ। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट भी लिख देते हैं, पॉइंट वगैरह सब खा जाते हैं कुछ कुछ लोग, ठीक है। तो ये मैम जैसे ये एंडोमेट्रियम थिकनेस इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए ना, सिक्रीशन और प्रोलिफरेशन में दोनों में बढ़ता है एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन में भी प्रोलिफरेट ही होता है, शेड, जो एंडोमेट्रियम शेड हो चुका है उसको रिपेयर होना पड़ेगा ना, जो जा चुका है लेयर उसको रिपेयर होना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा। सिक्रेटरी में वो और बढ़ता है, सिक्रेटरी में ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीशंस करते हैं और ग्लैंड्स के लेवल बढ़ते हैं, ग्लैंड की साइज बढ़ती है ना, तो बढ़ना ही चाहिए एंडोमेट्रियम, ऑफ कोर्स बढ़ना चाहिए। अगर ओव्यूलेशन हो रहा है और एंडोमेट्रियम अगर ग्रेजुअली बढ़ नहीं रहा है, तो फिर वो थिन एंडोमेट्रियम की कैटेगरी में आके हमें फिर ऐसे केसेस में ओव्यूलेशन भी होता है, फॉलिकल्स भी अच्छे से रप्चर होते हैं, ओव्यूलेशन भी होता है, फिर भी पेशेंट कंसीव नहीं होती है। हमें लगता है कि पेशेंट का बाकी के चीजें इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखें कि सब ठीक हो रहा है, बस उसका इम्प्लांटेशन ही हो रहा है। इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है क्योंकि एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव नहीं है। जैसे हमने पहले देखा कि एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव होना जरूरी है, अगर उसकी ग्रोथ ही अच्छे से नहीं होगी तो रिसेप्टिव कहाँ से होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी रहा होगा, हमें कैसे पता चल रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांट ही नहीं हो रहा है, पेशेंट नॉर्मल ब्लीड कर रही है, हर महीने ब्लीड कर रही है मेरी, तो पेशेंट फिर भी कंसीव नहीं हो रही है। फिर ऐसे केस में डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम आपने डायग्नोस करके एंडोमेट्रियम पे काम करना चाहिए, है ना। अगर जैसे मैंने बताया पेशेंट की रेगुलर मेंसेस है, सब ठीक चल रहा है, तो फिर ऐसे समय हम एंडोमेट्रियम पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए उत्तर बस्ती बहुत ब्यूटीफुली काम करती है, उत्तर बस्ती सारी चीजों में काम करती है, फिर एंडोमेट्रियम नरिशमेंट में उत्तर बस्ती का कोई भी तोड़ नहीं है। इसलिए सब में उत्तर बस्ती नहीं दी तो भी चलेगा, बट ऐसे केसेस में उत्तर बस्ती देनी चाहिए, ओके मैम। Yesterday I took more time. वन मोर क्वेश्चन मैम, Yeah. वन मोर क्वेश्चन कि मैम एंडोमेट्रियम थिकनेस कितनी इंक्रीज होने चाहिए? जैसे 16 to 18 डेज तक ओव्यूलेशन टाइम रहता है, तो मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए? जैसे कि कई बार जैसे मैं केसेस देखती हूँ तो 14, 15, इवन 20 mm तक भी मैंने देखा है, बट उस समय वो फॉलिकल रैप्चर नहीं हुआ, तो फिर उस कंडीशन में होता है आप ऐसा बोल रहे फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ लेकिन एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ रही है, यू आर सेइंग दैट? हाँ, यस मैम।
तो हाइपर एस्ट्रोजेनिक केसेस में ऐसा होता है ना, अगर एस्ट्रोजन बढ़ा है तो एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ी रहेगी। हाइपर एस्ट्रोजेनिक अगर हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म उसको बोलते हैं, उसमें कंटिन्यूअस हाइपर कांस्टेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया रहता है। और एंडोमेट्रियल थिकनेस थिन किसको बोलेंगे, थिक किसको बोलेंगे, जब हम डिसीज पढ़ेंगे तो उसमें आई टेल यू, है ना। मोर देन 7 रहा तो क्या, लेस देन 7 रहा तो क्या। अभी हमने जो टेस्ट देखा तो 10 12 मैक्सिमम 14 तक इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे 17 18 20 21 22 ऐसे इसमें चले गए तो जनरली रिप्रोडक्टिव एज में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज ओव्यूलेशन हो रहा है। ये प्रॉब्लम किसमें होता है, जो एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के पेशेंट्स होते हैं ना, या फिर जिसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं, टीयूबी डीयूबी, जो अभी उसको एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं, उसका नाम चेंज हो गया, एयूबी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो लेट रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं, जिसको इनफर्टिलिटी वगैरह के जो आपके पेशेंट नहीं, बाकी चीजों को कंप्लेंट्स लेके आपके पास जो आ रहे हैं, स्पेशली ब्लीडिंग की, उनमें फिर ये मैटर करता है कि मोर देन 20 है, 22 है, 21 है। फिर हमें सोचना पड़ता है कि इसको मेडिसिनल देना है, इसको क्यूरेटेज करवाना है, कि पहले बायोप्सी करके कंफर्म करवाना है। फिर उसमें हम कंसर्न रखते हैं एंडोमेट्रियम इसका। आर यू गेटिंग मी? यस मैम। एज लॉन्ग एज साइकिल्स आर रेगुलर, जस्ट डोंट वरी। तब थिन एंडोमेट्रियम की ज्यादा चिंता आपने करनी चाहिए इनफर्टिलिटी में, कम एंडोमेट्रियम की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। और थिक एंडोमेट्रियम की चिंता किसमें करनी चाहिए, सीनियर्स में, सीनियर लेडीज में, राइट? यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैम यस डॉक्टर रंजीता। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसा कि आपने बताया कि एचएसजी में हम पेटेंसी देखते हैं कहाँ पर है, तो अगर ऐसे केस में अगर हम उत्तर बस्ती देंगे तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कितना फोर्सफुली देना है, या मेडिसिन हमें उत्तर बस्ती की ज्यादा देनी है तो कि वहां तक पहुंच जाए, तो ये किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमें उत्तर बस्ती देते वक्त? ओके, पेटेंसी या उत्तर बस्ती का हम एसओपी ही पढ़ने वाले, मेरे ख्याल से एक सेशन हमारा स्थानीय चिकित्सा पे ही है। तो वो स्थानीय चिकित्सा में हम उत्तर बस्ती के बारे में जब पढ़ेंगे तब ये जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। फोर्स वगैरह ऐसा कुछ रहता नहीं उत्तर बस्ती में, एक ही स्लो ही देना चाहिए आइडियली। वैसे भी उत्तर बस्ती का एक एसओपी होता है, क्या यूज करना चाहिए और कितना एमएल का सीरीज लेना चाहिए वगैरह, है ना। तो हम उस एसओपी में उसको क्लियर कर लेंगे। ओके मैम, क्वेश्चन एक और है कि जैसे कि आपने बताया कि पीसीओ हो या पीसीओडी हो या पीसीओ हो, तो जो आपने इंडिकेशन बताया कि 20 मोर देन 20 फॉलिकल्स होना चाहिए, वही इंडिकेशन से हम तीनों को ट्रीट करेंगे या फिर अलग अलग ये तीनों चीज आने पर हम उनको ट्रीट करेंगे पेशेंट को? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली 20 नहीं 12 फॉलिकल से ज्यादा अगर ऐसा क्राइटेरिया है, तो अगर पेशेंट आपके पास सिम्टम्स लेके आ रही है, एब्नॉर्मल वेट गेन, पिंपल्स, हेयर फॉल, इरेगुलर मेंसेस, तो आपको ट्रीट करना शुरू कर देना चाहिए। पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपने फॉलो अप लेना चाहिए पेशेंट का बस। बट मुझे बताइए, पेशेंट सोनोग्राफी करेगी क्यों जब उसको प्रॉब्लम्स ही नहीं है? नहीं मैम, बाई चांस कभी कभार ऐसा होता है कि कराने कुछ और गई है, कुछ और गया है। करेक्ट, एक्सीडेंट, ओवेरियन सिस्ट मैक्सिमम एक्सीडेंटली डायग्नोस होती है। ओवेरियन सिस्ट की भी कोई ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं होती है ना। तो आप बोल रहे कि एक्सीडेंटली अगर पीसीओ दिख गया तो, राइट? तब हमने सिर्फ फॉलो अप लेना चाहिए पेशेंट का। अगर पेशेंट को कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, पहले तो हिस्ट्री लेके असेसमेंट कर लेनी चाहिए। जनरली मैक्सिमम पेशेंट में कुछ ना कुछ मेंसेस रिलेटेड या फिर हेयर फॉल रिलेटेड या हार्मोन्स, एंड्रोजन रिलेटेड कंप्लेंट्स होगी ही, राइट? यस मैम, एक क्वेश्चन और है मैम। फॉलो अप ले सकते हैं। फॉलो अप इज द बेस्ट थिंग फॉर एवरीथिंग, नेवर लीव द पेशेंट। जैसे मैंने बताया, सिस्ट के भी 3 से 6 महीने बाद फॉलो अप ले लीजिए। पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं, फंक्शनल सिस्ट है, फिर भी एक सोनोग्राफी लिख के रख दीजिए अपने पेपर पे, फॉलो अप सोनोग्राफी। सोनोग्राफी इज एडवाइस आफ्टर 3 months, 2 months, नेक्स्ट साइकिल 6 months। ये जरूरी है, हर चीज का फॉलो अप लेना चाहिए सोनोग्राफी तक। यस मैम, एक क्वेश्चन और है कि हो सकता है जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि जो सिस्ट है, फंक्शनल सिस्ट है, और प्रोडक्टिव एज में अगर हो, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, देन वी डोंट हैव टू ट्रीट। अगर आफ्टर मेनोपॉज पेशेंट को कुछ भी हो, मतलब इन सिस्ट में से कोई भी सिस्ट हो, देन वी हैव टू ट्रीट। यस, वी हैव टू ट्रीट और वी हैव टू फर्दर इन्वेस्टिगेट, इवैल्यूएशन कि ऐसा क्यों है। तो आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीटी, एमआरआई, बायोप्सीज, ये सब कराना पड़ेगा, लैप्रोटोमी, लैप्रोस्कोपी, जो भी है। मैंने बोला फर्दर इवैल्यूएशन उसका करना जरूरी है, उसको सीरियसली लेना जरूरी है। ओके मैम, तो रिप्रोडक्टिव एज में अगर आई तो जो डर्माइड सिस्ट है केवल उसको हम ट्रीट करेंगे, बाकी सब हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे फॉलिकुलर हो गया या फिर सिम्टम्स अगर है तो, सिम्टोमेटिक अगर है तो,
तो हमें मैम ट्रीट थोड़ा करना पेन ही पड़ेगा। बताएगी पेशेंट को, बस वो पेन ही बताएगी और कुछ तो ऐसा कुछ पेन नहीं बताएगी या करना फिर चाहती। मेंसेस रिलेटेड इश्यूज भी बता सकती है। जैसे मैंने बताया रप्चर फॉलिकल नहीं हुआ तो सिस्ट बनेगा, कॉर्पस लुटियम अगर ज्यादा दिन तक रहेगा सिस्ट बन के तो पेशेंट को हेवी ब्लीडिंग होगा, मैंने बताया स्पॉटिंग होगा, है ना। और ये जो पीसीओबी जो है वो भी क्या है, वो सिंपल सिस्टिक ओवरी फॉलिकुलर सिस्ट है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है डॉक्टर अंजू, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी मैम, मैंने ये पूछना था कि ओवेरियन रप्चर के लिए ओवम का मिनिमम और मैक्सिमम साइज क्या लेंगे हम? 18 mm तक हम मैक्सिमम साइज लेते हैं, मिनिमम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वी वेट फॉर 18 mm तक मैक्सिमम हो जाता है, 16 to 18 जिसमें मैंने अभी एग्जांपल्स दिखा है उसमें, जो एक हुआ 16 पे हुआ, जो 19 पे हुआ, मेरे ख्याल से, है ना। मैम जो एक आपने साइज फर्स्ट पिक जो दिखाई वो 13 mm पे बताया 13 आपने, mm पे तो भी हो गया। डेज भी देखिए कि जो 16वें दिन, 17वें दिन, 18वें दिन, है ना, उस डेज पे हुआ, तो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं। बट ऋतुकाल में ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज होता है कि हम कौन सा दिन कर रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम नेक्स्ट जैसे कि यदि जी डॉक्टर नम्रता। मैम जैसे कि आपने बताया कि एएमएच के लिए जैसे एज बढ़ती जाती है पेशेंट की, तो उस समय एएमएच लो होता है या फिर पीएच मेडिसिन आपका वगैरह। वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। मैम जैसे ना कम होता है तो उस समय हमें उत्तर बस्ती पेशेंट को देना चाहिए या फिर सिर्फ मेडिसिन से करना चाहिए? कौन से दिन? जैसे एएमएच कम हो रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, एएमएच कम है और वो लेडी कंसीव नहीं की है, उसको कंसीव करना है, जी तो मैम उस समय उत्तर बस्ती हमें देना चाहिए या फिर सिर्फ मेडिसिन से करना चाहिए? उत्तर बस्ती मेडिसिन से ट्रीट करना ही तो होता है। उत्तर बस्ती एक मीडियम है, उत्तर बस्ती में आप क्या दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप उत्तर बस्ती क्यों दे रहे हैं इम्पोर्टेंट। उत्तर बस्ती इज लाइक इंजेक्शन, आप इंजेक्शन दे रहे हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट इंजेक्शन है, इसकी ट्रीटमेंट इंजेक्शन नहीं है। आप इंजेक्शन के थ्रू एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, पेन किलर भी दे सकते हैं, राइट। उसी तरीके से आप उत्तर बस्ती के थ्रू मल्टीपल मेडिसिन दे सकते हैं। आपके इंडिकेशन डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए वो मेडिसिन दे रहे हैं। उत्तर बस्ती सिर्फ एक मीडियम है मेडिसिन डिलीवर करने का, राइट। तो आप उत्तर बस्ती के थ्रू देखिए, एमएच बढ़ाने के लिए ड्रग्स दीजिए, ब्रूहन की तरफ जो जा रहे हैं, या फिर पीसीओ कम करने के लिए ड्रग्स दीजिए, या फिर एंडोमेट्रियन लेखन करने के लिए ड्रग्स तो चेंज होते रहेंगे उसमें। उत्तर बस्ती एक मीडियम है, ड्रग डिलीवरी का एक मीडियम है। आप सोचिए कि आपको उसके थ्रू ड्रग देना है, मतलब आपको समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। There is one more question here. I am reading it. USG shows to dominant follicle on 20th day in 25 years female of primary infertility. What does it signify? आप ही बताइए आंसर। बाकी अगर 20वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 20th डे पे नो डोमिनेंट फॉलिकल ऐसा रिमार्क आ रहा है यूएसजी पे, तो उसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि कार्पस मतलब जो ल्यूटियम है वो आई थिंक चेंज नहीं होता है शायद, या फिर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, तो ओव्यूलेशन नहीं हुआ उस डोमिनेंट फॉलिकल ही रप्चर होता है। हाँ, सारे रेसेसिव फॉलिकल होता है, उसमें से एक स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस वाला फिटेस्ट जो है वो बड़ा होता है और वो रप्चर होता है। जैसे स्पर्म्स में कंपटीशन हम हमेशा सुनते हैं कि स्पर्म्स बहुत कंपटीशन करके आते हैं, इतने सारे आते हैं, फिर उसमें से एक को फर्टिलाइज करता है, ऐसा सुनते हैं ना। उसी तरीके से फीमेल के जो oocytes होते हैं, जो ओवम छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, सॉरी, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें भी स्ट्रगल फॉर फिटेस्ट चलते रहता है। जो सबसे फिट है वही डोमिनेंट फॉलिकल बनता है और फिर वही रप्चर होता है। अगर कोई डोमिनेंट फॉलिकल ही नहीं है, इसका मतलब पेशेंट को कोई ओव्यूलेशन ही नहीं है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट ही नहीं है, राइट। यस मैम। मैम डॉक्टर टिंकल आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैम हेलो मैम। यस यस। हाँ मैम, जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें आपने जो लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी में डेज के अकॉर्डिंग जो साइज था वो क्या इंडिकेशन दे रहा था, मतलब वो एक बार रिपीट कर दीजिए। लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी में से एक ही ओवरी में ओव्यूलेशन होता है। हाँ हर तो महीने मैम उसमें
डेज के अकॉर्डिंग साइज था ना, कि लेफ्ट ओवरी में डेज के अकॉर्डिंग इतना इतना साइज है, इतने एमएम है, और राइट ओवरी में इतना एमएम है, वो किस तरह से अपन को देखना है? एक ही ओवरी पे कंसंट्रेट करना है हमको। जिस ओवरी में आपको फॉलिकल्स दिखेंगे या जिस ओवरी में आपको फॉलिकुलर ग्रोथ अच्छे से दिखेगी, आप उस ओवरी को पहले कुछ दिनों में असेसमेंट हो जाती है कि किस ओवरी से आपको फॉलिकुलर बढ़ रहा है। इसलिए तो हम कंटिन्यूस फॉलिकुलर स्टडी रोज करते हैं, ऑल्टरनेट डे करते हैं ना, वो लाइन से करते हैं। तो इनिशियली हमें ध्यान में आ जाता है कि कौन सी ओवरी पे ध्यान देना है, लेकिन जब ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं तो दोनों ओवरी चेक करते हैं, कभी भी एक ही ओवरी नहीं चेक करते हैं, लास्ट तक दोनों ओवरी को असेस करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता इनिशियली कि कौन सी ओवरी ओव्यूलेट होने वाली। ओके, यही था ना आपका क्वेश्चन? हाँ हाँ। Okay, Dr. Nirmala Devi, please. Yeah, HSG should be done on what day of the cycle? Usually periods बंद होने के बाद HSG 9th day तक, ideally what I follow is 9th day तक करनी चाहिए। इंटरनल लॉस अच्छे से ओपन रहता है, तब ऑस जो है सर्विक्स ओपन होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे क्लोज होता है। बट कुछ लोग 11वें 12वें दिन भी करते हैं HSG, ठीक है? तो आपको अगर ऐसा कुछ प्रैक्टिस में मिले तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, 12वें दिन तक भी करते। बट what books suggest and what I suggest authentically 9 to maximum 10वें दिन तक HSG करनी चाहिए। उत्तर बस्ती हम उसी समय में करते हैं क्योंकि तब ऑस जो है वो क्लोज रहता है, इमीडिएट पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में। If the os is closed, what should be done, ma'am? Then you should not do HSG। Okay. नेक्स्ट साइकिल में करिए, वो उतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और वैसे भी ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, तो यू शुड नॉट डैमेज दैट थिंग। Okay, so ma'am, Dr. Rishabh का क्वेश्चन है, importance of progesterone investigation in males. What is the progesterone? Testosterone is the useful hormone in male, so progesterone is precursor of that thing. That is the use of artificial progesterone, no such use. Ma'am, can you repeat that? आपका नेटवर्क में इशू था, I guess. हाँ? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क में इशू था शायद कोई। Progesterone is mother hormone and is precursor. You can say the testosterone gets formed from the progesterone. That is the physiological use of progesterone in male. इनका सेकंड क्वेश्चन है, कैन डिस्चार्ज फ्रॉम निपल्स in non-pregnant women indicate hyperprolactinemia? Sorry, please repeat it. Ma'am, can discharge from nipples in non-pregnant women indicate yes. Yeah, it can happen. Non-pregnant women, yes. Okay, I guess it's common too. Okay, Dr. Shalini का क्वेश्चन है, how to proceed for investigation in anovulation female primary infertility? No, how to proceed? We have gone through all the investigations only now. If you're going to primary infertility patients, then first of all you take history, and as per history, whenever you male में आप semen analysis सबसे पहले करवा लीजिए, उसके बाद ही कोई भी investigation करिए, लेकिन semen analysis करवाना is very very important. उसके बाद आप फीमेल में रेगुलर मेंस्ट्रुएशन है क्या देखिए, मेंस्ट्रुएशन रेगुलर हो इरेगुलर हो, एक सोनोग्राफी तो बेसिक आप कर ही लेते हैं, है ना? सोनोग्राफी से फिर फर्दर असेसमेंट जो भी आपको लग रहा है आप करेंगे, आप पेटेंसी देखने के लिए HSG करेंगे, और उसके बाद हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन देखे वो जो भी रिलेवेंट रहेंगे वो आप करेंगे। आई कांट, या फिर आप जो भी मैंने आपको बताया है वो सारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर्स वही करते हैं, उनका एक पैकेज होता है इनफर्टिलिटी का, कोई भी पेशेंट है सबको सेम इन्वेस्टिगेशन करवा देते हैं। यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। ये तो डिपेंड करता है कि आपका क्लिनिकल जो एक जजमेंट है वो कैसा है कि इस पेशेंट को क्या क्या जरूरी है। मैंने आपको सारे इन्वेस्टिगेशंस को ओपन करवा दिया है, अब आप देखिए उसमें से कौन सा पेशेंट को चूज करना है ना? हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा ना आपकी, कि आप प्राइमरी इनफर्टिलिटी के आपके जो पेशेंट है वो क्या हिस्ट्री लेके आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो हेलो। हाँ मैम, मैं ये कह रही थी वही वाले पेशेंट का डिस्कस कर रही थी, वो जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी जिसका USG फाइंडिंग आया था, नो डोमिनेंट फॉलिकल, तो आप कह रहे थे ना इट मींस इट इज एन ओव्यूलेशन, उसके बारे में पूछ रही थी, उसको कैसे फर्दर करें मैम?
यानी आप कोई केस डिस्कस कर रहे हैं? हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी। वो तो हम क्लिनिकल केस डिस्कशन में करेंगे, जैसे मैंने ठीक पहले ही बताया था कल के लेक्चर में कि आपके ठीक सारे केसेस जो है जो भी ग्रुप में मुझे दिखेंगे, मैं एक प्रॉपर बाद में इसको सारा चेक करके नोट डाउन करके आई डिस्कस इट ड्यूरिंग क्लिनिकल केस डिस्कशन सेशंस। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर टिंकल ने पूछा है, कैन डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बी हार्मफुल इन केस ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी? No, like how come? It is a procedure. It can't be harmful to anybody. Patient, obviously there are indications of operation. Indicated अगर patient है लेप्रोस्कोपी के लिए, ऑपरेशन के लिए, एनेस्थेसिया के लिए पेशेंट फिट है क्या, वो तो पहले देखते ही है सारे इन्वेस्टिगेशंस करके। बट डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी तो इटसेल्फ इट इज एन इन्वेस्टिगेशन, तो हार्मफुल किस वे में है वो मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा क्यों लगा आपको क्यों हार्मफुल है? हाँ मतलब मैम वो मतलब जो लेडी थी वो मतलब वो ऐसे सोच रही थी कि इसकी वजह से कुछ डैमेज हो जाए इंटरनल ऑर्गन और फिर बाद में कंसीव करने में प्रॉब्लम हो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा तो फिर सारे ही कंडीशंस में हो सकता है। डीएनसी एबॉर्शन में चेक क्यूरेट जो करते हैं, जो थैली साफ करना जिसको बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, तो इन सब चीजों में भी डैमेज होता ही है। डैमेज तो फिर वैसे सारी चीजों में हो सकता है, ऑपरेशन कोई भी चीजों में। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप रिस्क लेना चाहिए कि रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं। अब डॉक्टर्स कर रहे हैं तो वो हार्म कैसे होगा? मतलब फिर तो हर एक सर्जरी में ये आ सकता है। मतलब आर यू गेटिंग मी? हाँ यस मैम। आपके सर्जन अगर स्किलफुल है तो डैमेज क्यों करेंगे भाई? आप डॉक्टर से करवाइए ऑपरेशन। जी सर, जी मैम। और कॉम्प्लिकेशंस तो कंसेंट तो देती है पेशेंट, सब कुछ बता के ऑपरेट करता है उसको। इंडिकेशन ऑफ हाँ वो क्योंकि वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है तो मतलब वो ज्यादा वो है कि हम बाद में फिर कंसीव नहीं कर पाए, तो अभी तक एक भी कुछ बेबी नहीं है, तो फिर इसलिए वो करवाने के लिए रेडी नहीं थे, पर इस केस में उनको करवाना ही पड़े, इस टाइप का था इसलिए। ओके, क्यों, क्या डिपेंड करता है कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी जैसे कौन सा डिसीज आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह कर रहे हैं क्या, डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन। हाँ वो मैम एक्चुअली उनको बाइकॉन्वेट यूट्रस है और वो मतलब 5 इयर्स से मतलब ट्राई कर रहे हैं पर इनफर्टिलिटी है, उनको मतलब कंसीव ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो चेक करना चाह रहे थे मतलब कि किस वजह से नहीं है। और मतलब रहती तो है, मतलब कंसीव कर लेते हैं पर फिर मिस कैरेज हो जाता है, इसलिए वो मतलब डायग्नोस करने के लिए। डायग्नोस्टिक मैं आपको बता दूं, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी इज प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन नाउअडेज। हर कोई आपको अभी प्राइमरी लेवल पे वही सजेस्ट करेगा। जी मैम। पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग somebody has asked कि पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के अदर देन फिर जो नॉर्मल ब्लीडिंग के कॉजेस है वो सारे उसमें आएंगे ऑब्वियसली, बट कॉमन लिस्ट आप एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा रूल आउट कर लीजिए। अगर नहीं है तो बाकी पेशेंट्स में जो कॉजेस रहेंगे हेवी ब्लीडिंग के, वही पेशेंट में भी रहेंगे, हाइपरप्लेजिया, हाइपरएस्ट्रोजेनिज्म एंड ऑल। एंड एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो एक टर्मिनोलॉजी है जिसका कोई कॉज ही पता नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज एयूबी, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ओके, सो आई गेस सबों के क्वेश्चंस डन हो चुके हैं। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज ग्रुप में डाल सकता है। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए।